शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ऑलमोस्ट चैप्टर हम खत्म करने की कगार पर पहुंच चुके हैं और हमने पिछली क्लास में बात की थी ओपेरॉन मॉडल के ऊपर। हमने देखा था दो तरह का ओपेरॉन देखा हमने, इंड्यूसिबल सिस्टम देखा हमने और रिप्रेसिबल सिस्टम देखा हमने। लेक ओपेरॉन इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर था, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वो रिप्रेसिबल सिस्टम के अंदर था। याद है आपको? ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जीन रेगुलेशन में यूकैरियोटिक में किस प्रकार से जीन रेगुलेशन होता है, तो हमने एक जो है वो आउटलाइन देखा उसका, हमने किस प्रकार से प्रोटीन्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी जीन रेगुलेशन के। आप मुझे बताएंगे लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले कुछ प्रश्न जिनके आप मुझे उत्तर करके देंगे। आप बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिब्नोबॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिब्नोबॉक्स? प्रिब्नोबॉक्स क्या होता है? दूसरा आप बताएंगे व्हाट इज टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स क्या होता है? ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज द कैट बॉक्स। कैट बॉक्स क्या होता है? ठीक है। प्रिब्नो बॉक्स क्या होता है, टाटा बॉक्स क्या होता है, कैट बॉक्स क्या होता है, आप मुझे ये बतलाएंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने इसके ऊपर बात किया हुआ है कि आपको ये भी बतलाना है कि रिप्रेसिबल सिस्टम में या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में स्विच ऑन करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है। In what condition the tryptophan operon switch is in on condition? किन अवस्थाओं में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का स्विच ऑन अवस्था ऑन रहता है। और टू स्विच ऑफ द ओपेरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए किस ओपेरॉन की बात कर रहा हूं बेटा? मैं बात कर रहा हूं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की, मैं लेक ओपेरॉन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? टू स्विच ऑफ द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है? क्लियर? आपको बताना है कि क्या किस तरह के अरेंजमेंट आपको देखने मिलते हैं, किन अवस्थाओं में किन कंडीशन में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का स्विच ऑफ होता है। ठीक, मुझे मालूम है जितनी चीजें मैंने आज आपसे पूछी है सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है ये, और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। कोई भी बाउंसर क्वेश्चन आएगा तो यू शुड लीड ऑन दैट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन में आपको सही आंसर देकर आना है। क्लियर? चलिए, तो जैसा मैं आपसे पहले भी कहा था बेटा कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज हमारी सेल्स के अंदर चलती है, हमारी सेल्स अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, कैसे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उन सब चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी देखा हमने किस प्रकार से जीन अपने आप को रेगुलेट करते हैं, ओपेरॉन क्या होता है, फिर हमने कहा प्रमोटर जीन क्या होते हैं, ऑपरेटर जीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, रेगुलेटर जीन क्या होते हैं, रिप्रेसर क्या होता है, ये सब चीजों को हमने अच्छे से समझा। ठीक है, मतलब डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर हमने जो है वो जीन रेगुलेशन तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात आती है जब सब कुछ जानने के बाद, यदि आप जानते हैं अच्छे से कि आपको पता है कि जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, आपको पता है कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट कि कैसे सेल में प्रोसेस काम करती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसका हम क्या यूज हम कर सकते हैं, क्या इसका इस चीज का इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कोई बेनिफिट है इस इंफॉर्मेशन का। देखिए, जब यदि कोई इंफॉर्मेशन का से कोई आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं है, इनफैक्ट वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि हम आज जीन के लेवल पर हम जो है वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम जीन को पढ़ सकते हैं, हम जीन के बारे में जानते हैं, बीमारियों का हम आकलन कर सकते हैं, यानी भविष्य में कैंसर होने की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं, भविष्य में हार्ट डिजीज का पता लगा सकते हैं, और टेंटेटिवली हम जो है वो कई सारी चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ में। के भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि तुम कल क्या बन जाओगे, कितना पैसा मिलेगा, कितना बड़ा घर होगा, वो नहीं। के हेल्थ कैसी रहेगी, कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं हैं, कौन सी बीमारियां जो है किस उम्र में हो सकती हैं,
किस तरह का भोजन आपको सूट करेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द जीन। भले किसी आदमी की जन्म कुंडली हो चाहे ना हो, हॉरोस्कोप को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी के, जैसे आप बोलेंगे कई सारे जो है वो रिलीजन में हॉरोस्कोप को मानते ही नहीं है, कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। हिंदू लोगों में हॉरोस्कोप को मानते हैं, भाई लड़का लड़की की शादी करनी होगी तो पहले क्या करेंगे, उनकी जन्म कुंडली मिलाएंगे उनकी कि हॉरोस्कोप मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि मैच नहीं कर रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मेरे एक परिचित थे, उन्होंने बताया कि उनकी डॉक्टर की शादी करने में दिक्कत जा रहा है। हमने पूछा क्या हो गया, वो तो अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर सी लड़की है, पढ़ा लिखा डॉक्टर लड़की है। तो उन्होंने कहा दिक्कत यह है कि मांगलिक है वो। मैंने कहा ये क्या होता है, उन्होंने कहा मंगल ग्रह उसके ऊपर जो है वो है कुंडली में उसके। तो मैंने कहा इतना बड़ा मंगल ग्रह, तो इतनी दूर यहां से ना मंगल ग्रह को वही मिली चाहिए छोटी सी लड़की कि उसके सिर पे जाके रख दिया, लेकिन है लोग मानते हैं। मैं मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा एज ए डॉक्टर, एज ए साइंस स्टूडेंट, मैं यही एक ही बात बोलूंगा आपसे कि जन्म कुंडली हो या ना हो एक अलग बात है कि उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पड़ेंगे। हम इतना जरूर जानते हैं कि जीन कुंडली तो होती है, ठीक है। आपको कुछ मिलाना है तो आप जीन कुंडली मिला लीजिए, आप मिला लीजिए फैमिली हिस्ट्री, आप मिला लीजिए किसके, आप डिजीज के लेवल पे के, आप जीनोटाइप के बारे में बात किए, आप जीन्स के लेवल पे मैचिंग करते हैं आप। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के शादी होने के पहले जब आप मेडिकल चेकअप पूरा कराते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो पूरा मेडिकल चेकअप होता है सर से पेट तक, ठीक है। तो पूरा मेडिकल चेकअप करा लेते हैं, भैया रिपोर्ट सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। दैट इज ऑलवेज गुड, दैट इज ऑलवेज गुड। जन्म कुंडली मिलाने से बेहतर है कि आप मेडिकल चेकअप करा लें और जीन के लेवल पर जाके मैचिंग कर लें। अब हर जगह पे जीन के लेवल पर मैचिंग पॉसिबल नहीं है, पर बहुत जल्दी जो है, ज्यादा नहीं 10 साल का समय है, जी आप अपने कंप्यूटर डेटाबेस में अपना जो है वो डिटेल डालेंगे, आपका जो किट आएगा, किट में आप जो है अपना ब्लड लगाएंगे, किट लगाने के बाद जो है किट के अंदर कुछ केमिकल चेंज होंगे, आप उसको लगाएंगे एक सॉकेट के अंदर, सॉकेट को यूएसबी से कनेक्ट होगा कंप्यूटर में और आपका जीन को रीड कर लिया जाएगा। ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, ठीक। जैसे आज आप ब्लड टेस्ट घर में कर सकते हैं ना, कि ग्लूकोज का शुगर का टेस्ट आप घर के अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप जीन का टेस्ट भी कर पाएंगे कभी। तो आप समझ लीजिए इन्वेस्टिगेशन का वक्त बदलने वाला है, मतलब जीन के लेवल पर भी आप इन्वेस्टिगेशन करवा पाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे इस बारे में और बात करेंगे कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो एक बात हम समझ गए अच्छे से कि हम इतना जानते हैं कि एवरीथिंग इज, जैसे भी हम दिखते हैं, जिस प्रकार के हम बाहर से दिखाई पड़ते हैं, जो हमारे अंदर की मेटाबॉलिज्म है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। डीएनए पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ छिपा नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द डीएनए, ठीक है। अब मतलब यह है कि हम जैसे भी दिखाई पड़ते हैं, जो भी हमारा रंग रूप है, जो हमारा फीचर्स है, जो हमारे हेयर का कलर है, हमारी आंखों का कलर है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द डीएनए। मतलब वी आर नथिंग, वी आर जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अवर डीएनए। हम अपने डीएनए का ही प्रकटीकरण है, क्लियर। आप देखते हैं कि आपको वैरायटी ऑफ, यदि आप देखेंगे आप तो आपको कई तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे। आपको यूरोपियन हमसे अलग दिखाई पड़ते हैं, के निग्रो हमसे अलग दिखाई पड़ते हैं, इंडियंस में भी आपको बड़े सारे वेरिएशन देखने मिलेंगे आपको के। मतलब यह है कि आपको ह्यूमंस के अंदर भी बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। थोड़ा सा आज मेरा वॉइस जो है आपको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम है, वायरल टाइप का मुझे लग रहा है एक्चुअली। पर मुझे मालूम है कि मैं जो है वो मेडिसिन लेके मुझे आराम करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन लेके मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज मच बेटर फॉर मी, ठीक है, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो है वो वैसे ही हमको बहुत सारा कोर्स पूरा करना है, तो हम जो है वो हर समय लगातार कोशिश करते रहेंगे और हम जीत कर दिखाएंगे। चलिए, तो अभी एक ऐसी बात मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि हम इतना जानते हैं कि वैरायटी ऑफ ह्यूमंस के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलेंगे आपको के। देखिए वेरिएशन आपको कहां देखने मिलेंगे, कुछ जैसे स्किन कलर की बात करें, हम हेयर टाइप की बात करें, तब कई हाइट की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन के। कोई भी दो ह्यूमन बीइंग आपको एग्जैक्टली एक समान नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दीजिए, बाकी आपको जो है वो आपको ह्यूमंस में अंतर देखने मिलेगा। एक ही माता पिता की संतानों में अंतर देखने मिलेगा। जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब यह है कि डीएनए पर जो है वो बड़े सारे राज छिपे हुए हैं, और वास्तव में डीएनए पर जो लिखा हुआ है वो गॉड की लैंग्वेज है, ईश्वर की लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो है वो उसी का हम परिणाम है, वैसे ही हम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब
आपको बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म जो हमारा चैनल है उस पर आप जाएंगे, एक और बायोमेंटस क्लासेस का एक चैनल और है बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म्स, उसमें एक मूवी है सीक्रेट्स ऑफ डीएनए अनवेलिंग गॉड्स लैंग्वेज के। मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दे, वो तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर ये मूवी है, इसको जरूर देखिएगा आप, क्योंकि इसमें आपका एनसीईआरटी में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दे रखा है उसको पूरा इस मूवी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। जब आप विजुअली देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे मानव जीनोम परियोजना पर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर हम बात करेंगे आपके। क्लियर? देखो बेटा, अब सिंपल सी बात मैंने आपसे कहा, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस के, हमारा जो अनुवांशिक ढांचा है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस पर लिखी हुई है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए पर लिखी हुई है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं इसमें, हम अच्छे से जानते हैं कि एवरीथिंग इज रिटन ऑन द डीएनए। ठीक है, इफ टू इंडिविजुअल डिफर then their DNA sequences should also be different at least at some places। के सिंपल सी बात है कि दो लोगों में यदि अंतर है तो निश्चित तौर पे उनके डीएनए सीक्वेंस में कुछ स्थानों पर अंतर देखने मिलेगा। आपको बता दूं, क्लियर कर दूं बेटे कि आप जब भी कभी जो है बात करते हैं, कुछ कैरेक्टर से होते हैं जो जीन पर, जिनके जीन जो है उनमें अधिक वेरिएशन आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कभी ऐसा नहीं होता है कि यूरोपियन के 2 नाक होती है, अफ्रीकन के 3 नोज होती है, इंडियन के 1 नोज होती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। के नोज के शेप में वेरिएशन देखने मिलेगा आपको, ब्रॉड नोज के, लंबी नाक के, फ्लैट नोज के, ये देखने मिल सकता है आपको, पर नोज एक होगी, ये कैरेक्टर फिक्स है। आंखें आपकी जो है वो बड़ी छोटी अलग अलग रंग की होती है, लेकिन आईज 2 होगी, फ्रंट पे होगी। ऐसा तो नहीं कि अफ्रीका की एक आंख ऐसे और एक आंख पीछे हट के, यूरोपियन की 2 आंखें इधर लगी हुई हैं, इंडियन की 2 आंखें यहां लगी हुई है के, ऐसा तो है नहीं है के। लेकिन इसका मतलब ये है कि देर आर कई सारे कैरेक्टर्स है जो कंजर्वेटिव है, जो जिनको बॉडी को जो है वो प्रिजर्व किया गया हट के। ऐसा क्यों हुआ, हम आगे कभी बात करेंगे इस पर। तो अभी इतना हम जानते हैं कि वेरिएशंस हमको जो है कुछ स्थानों पर देखने मिलते हैं डीएनए के अंदर, और वही सारी की सारी अंतर को क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यदि 2 लोग जो है वो अलग अलग है, डिफर करते हैं, तो उनके डीएनए सीक्वेंस निश्चित तौर पर अलग होंगे, एटलीस्ट सम प्लेसेस पर के। दिस एजम्पशंस लीड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम के, और इन्हीं आधारों पर हम जो है मनुष्य के जीनोम को जानने की कोशिश करते हैं। अब ये तो एक कहने की बात है कि हमें वेरिएशन के बारे में जाना है। असली कहानी तो ये है कि एक जमाना था जब जो है वो कॉलोनाइजेशन जो था, कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। ऐसी कहावत थी जमाने में कि ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश हुकूमत में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। कारण उसके पीछे ये कि ब्रिटेन में जब सूर्य अस्त होता है तब इंडिया में सूर्य उग रहा होता है उस समय। मतलब ये है, कुल मिलाकर बात ये है कि दुनिया के किसी ना किसी हिस्से पर जो है सब सूर्य उदय हो रहा होता है, लाइट होती है, उजाला होता है। क्योंकि कारण ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना फैला हुआ था धरती पर कि धरती के हर हिस्से में जो है उनके कुछ ना कुछ कॉलोनीज प्रेजेंट थे वहां पे। भाई आए थे हम अंग्रेज लोग, हमसे व्यापार करने आए थे, और व्यापार करते करते वो हमारे मालिक बन बैठे, और उन्होंने जो हम पर 200 वर्ष तक राज किया। हमको उन्होंने तमाम प्रकार से परेशान जो कर सकते थे वो उन्होंने, अंग्रेजों ने किया। हमने आजादी ली तो हमने इंडिपेंडेंस किससे लिया? हमने इंडिपेंडेंस किससे लिया? ब्रिटिशर से लिया। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपको जो है वो, यदि हमको, मैं आपसे कहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं आपका टीचर हूं तो आपसे, आपका कमांडर हूं तो 2-4 बातें अपनी दिल की शेयर कर सकता हूं। तो मुझसे यदि कोई पूछता है कि आपको घृणा किससे करना चाहिए, किससे आपको, यदि मैं ऑप्शन मिले आपको कि आपको घृणा किससे, बेसिकली मैं बोलता हूं मन से कि घृणा करना जो है वो सही तरीका नहीं है। कभी भी किसी से आप जो है वो घृणा कर लें, वो तरीका सही नहीं है, वो आपको ही पीड़ा देता है। मतलब आप किसी से घृणा करते हैं, मतलब वो आपके दिल में जाके, दिमाग में जाकर रहने लगा व्यक्ति उठ के, और आप उसको अवॉइड मार देते हैं ना, तो वो आपके दिल और दिमाग से बाहर है आदमी, आप उसको केयर ही नहीं करते उसके, आप इसलिए अपने अवॉइड मार दिया उसको। तो आपको किससे आपको चिढ़ना चाहिए? जाहिर सी बात है, यू शुड, आपको चिढ़ना चाहिए ब्रिटिशर से, क्योंकि आपने आजादी तो उनसे लिया है, ब्रिटिशर ने आपको रूल किया है। वाई वी शुड डिफरेंशिएट विद दी अदर कम्युनिटी? समझ रहे हैं? अरे हमारा जो एनिमी है वो हमारा नेबरिंग कंट्री के बजाय हमारा एनिमी तो बहुत दूर बैठा हुआ है, जिसने हमको सब तमाम कष्ट दिए, उसको हम भूल गए। वो इनवाइट करता है, हम दौड़कर चले जाते हैं कि हम उसको जो है वो सम्मान से देखते हैं कि भाई इंग्लैंड, लंदन। लेकिन
समझ रहे हैं बात को? मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने नफरत को भी देखकर पालते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए एक दूसरा मुद्दा है, वो उसके विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं। अभी इतनी सी बात करते हैं हम कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटेन ने राज किया की जगह। अब उनका एक कहना था जब इंडिया में थे, सुनिए कहानी, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में इसको, तो क्या होगा, हम कोरे शब्द लाइनें बाजते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं उसका के। पहले तो एसेंस पता चाहिए इसके पीछे कारण क्या था। पहले ये था, एक बात और थी कि जो है ब्रिटिशर जब इंडिया में थे तो बोलते थे वो कि इंडियंस को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, इनको सुधारना पड़ेगा। क्यों भैया, क्यों सुधारना पड़ेगा? दे आर द व्हाइट मैन्स बर्डन, ऐसा वर्ड है हिस्ट्री में। दे आर द ब्रिटिशर्स कंसिडर इंडियन एज व्हाइट मैन्स बर्डन, मतलब ये जो श्वेत लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनके लिए छाती पे ये बोझ है, ये लोग, इनको इंप्रूव करो। उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में काले एजुकेशन सिस्टम जो तमाम जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बेसिकली वो आपको ये नहीं सिखाता है आपको कि हाउ टू लीड योर लाइफ, हाउ टू क्रिएट समथिंग। वो सिखाता है कि नौकरी कैसे करनी है, कहां जाके नौकरी करनी है, नौकरी ढूंढनी कैसे है, वो ये सिखाने की कोशिश करता है। नौकरी कैसे उत्पन्न करनी है लोगों के लिए, ये सिखाने की कोशिश नहीं करता कभी। ये उनकी चाल थी, वो चाहते थे कि इस आदमी हमारे अकॉर्डिंग काम करे। तो अब बात वो है कि अब हम इंडिपेंडेंस में नहीं पढ़ रहे, उधर नहीं जा रहे हैं। अभी हम इतनी सी बात है कि एक जमाने में ब्रिटिशर्स ने इंडियन से इतना भेदभाव किया। साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के बीच विवाद चलता रहा कि भाई निग्रो जो है या ब्लैक जो है, इंडियन जो है वो दे आर नॉट अलाउड, वो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, फर्स्ट क्लास की बोगी के अंदर जाकर के, उस रेस्टोरेंट में नहीं खाना खा सकते, इस रेस्टोरेंट में अंग्रेज खाना खाते हैं के। यहां पर अब एक बार मैं क्या हुआ, एक बॉम्बे में एक क्लब है, रेडियो क्लब, ठीक है, वहां में गया तो वहां पे ऐसी बात चल रही थी, क्लब को देखा हम लोगों ने, वो अपना मुंबई में कोलाबा में क्लब है, एक बड़ा फेमस क्लब है, अंग्रेजों के समय का क्लब है, वो बहुत पुराना, ठीक है। उसके ठीक सामने होटल ताज है, ताजमहल के, जिसपे हमला हुआ था ताज के। ताज होटल जो है वो समझ लीजिए इंडिया के बेस्ट 5 स्टार होटल में से एक है, मतलब मैं तो बोलूंगा 5 स्टार से ऊपर ही है, वो 5 स्टार होटल है। उठ के कहानी सुनेंगे आप, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जब जो है वो जो टाटा ग्रुप का होटल, जब टाटा जो जमशेदजी टाटा जब जो है वो उस समय वो कभी किसी का सिलसिले में उनको उस रेडियो क्लब जाना हुआ उनका, ठीक है। और रेडियो क्लब जाना हुआ तो उन्होंने रेडियो क्लब पे क्या लिखा देखा, उन्होंने रेडियो क्लब में देखा उन्होंने कि बोर्ड लगा हुआ था उसमें उस जमाने में कि द डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, द डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। और उनको किसी प्रोग्राम में किसी से मिलने आना था, तो वहां पहुंचे तो उनको वहां वॉचमैन ने वही बोला उन्होंने कि भाई यू आर इंडियन, यू आर नॉट अलाउड हियर इन द क्लब, इट इज अगेंस्ट दी, देखिए बोर्ड पड़ी है बाहर, ठीक है। फिर जो अंग्रेज अधिकारी उनसे मिलने वाले थे और अंग्रेज अधिकारी ने बाहर आकर उनसे बात किया तो और उनसे कहा कि भाई ये क्लब जो है वो इंडियंस के लेवल से बहुत ऊपर का क्लब है, इस क्लब में जो है इंडियंस अलाउड नहीं है। 10 अब वो तो बड़े धुन के पक्के आदमी थे, बड़े आदमी थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि बेटा देखो तुम्हारे रेडियो क्लब के सामने हम क्या करते हैं। रेडियो क्लब के सामने उन्होंने होटल ताजमहल खड़ा कर दिया, जो ताज ग्रुप का होटल था, और ऐसा होटल बनाया उन्होंने कि अंग्रेज लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई कि क्या क्या बनाया है इसने, मतलब वैसा आपको लंदन में देखने नहीं मिलेगा वैसा होटल के। आप समझ लीजिए कि जो है तो इतना भेदभाव था। तो लोगों के दिमाग में हमेशा बात आती थी क्या निग्रो पीछे है, क्या इंडियन पीछे है, क्या ब्रिटिशर्स गोरे सच में आ गए हैं, क्या इनके लेवल पे कोई जो है वो इनकी जीन्स में कोई प्योरिटी कुछ अच्छा है इनके जीन्स में, दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं। हिटलर ने इतना बड़ा जो है वो इतने सारे लोग उसने मार दिया केवल ये सोच के कि जर्मन्स आर प्योर, वी डोंट वांट एडल्ट्रेशन। क्यों इस बात का प्योरिटी भाई, इस बात का प्योरिटी कि हमारे जीन्स अच्छे। रोमन साम्राज्य की बात है, रोमन साम्राज्य बोलता था कि भैया शादी जो होगी वो सगे भाई बहनों में होगी, किसी बाहर वाले से मैरिज किया ना तो जीन मिक्स हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारी डिवाइन पावर है, जो हमारी देवी शक्तियां है वो नहीं रह जाएगी। क्या करते थे वो रियल ब्रदर सिस्टर को बचपन से अलग अलग ग्रो कर, अलग वो अपना जो है वो रहते थे, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे उठ के, फिर उनकी मैरिज कराते थे वो लोग। ऐसा ये आप बोलोगे आपको कैसे मालूम चला? भाई एंथ्रोपोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूं तो मैंने बहुत कुछ चीजें पढ़ी इसके बारे में के। आप ये देखो, ये तो सब चीजें कितना सच है कितना झूठ है अपन नहीं जानते, क्योंकि ये इतिहास में लिखा है, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, हिंदू का खून भी लाल है, मुस्लिम का खून भी लाल है, मुसलमान का रक्त भी लाल है, हिंदू का रक्त भी लाल है, मुसलमान का ब्लड ग्रुप भी AB
ए बी और ओ होता है, हिंदू का भी ए बी और ओ होता है, क्रिश्चियन का भी ऐसे ही होता है, सिख का भी ऐसे ही होता है, यहूदी का भी ऐसे ही होता है कि पारसी का भी ऐसे ही होता है। खून सबका लाल है, लिवर सबका एक जगह अपनी जगह पर के, ऐसा नहीं होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन है। तो जब ऊपर बनाने वाले ने कोई डिफरेंस नहीं किया तो हम कौन होते हैं जो धर्म के आधार पर लोगों को बांट दे? हम कोई नहीं होते, वी आर नोबडी। ये तो मानने वाली बात है, कहानियों वाली बात है ये तो, कि हम इसको मान रहे हैं, वो उसको मान रहा है, वो इसको मान रहा है। लेकिन आप जाहिर सी बात है कि यदि आपको बॉम्बे पहुंचना है तो यू हैव सेवरल रूट्स टू रीच द बॉम्बे। यू कैन टेक ए फ्लाइट, यू कैन कम थ्रू द ट्रेन, यू कैन कम थ्रू द कार, बाई कार भी आप आ सकते हैं, आप रोड से ट्रेवल कर सकते हैं, आप हवा से ट्रेवल कर सकते हैं, एयर ट्रेवल कर सकते हैं, आप रेलवे पे से ट्रेवल कर सकते हैं, और आप कहीं कोस्टल एरिया से तो आप पानी के जहाज से भी आ सकते हैं बॉम्बे। पहुंचना था बॉम्बे के, दी प्लेस बॉम्बे इज अवर डेस्टिनेशन के, हमने कहा यहां पहुंचना है। ईश्वर जो है, जिस परम शक्ति को हम जानते हैं, वो एक मार्ग है, डेस्टिनेशन है के। एक धर्म जो है वो एयर ट्रेवल है, एक धर्म जो है वो रेलवे ट्रेवल है, एक धर्म जो है वो कार से आने वाला रोड ट्रेवल है के, एक कोस्टल एरिया है। सबके वाहन अलग अलग है। कोई बोलता है भैया मेरा वाहन है, हिंदू मेरा वाहन है, मुस्लिम मेरा वाहन है, यहूदी मेरा वाहन है, पारसी मेरा वाहन है, क्रिश्चियनिटी मेरा वाहन है, XYZ मेरे तमाम तरह के मेरे अलग अलग व्हीकल हो सकते हैं, मंजिल लेकिन एक ही होती है। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू आर कमांडो, रियल कमांडो, प्लीज डोंट डिस्क्रिमिनेट एनीवन इन योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, अभी इतनी सी बात है कि आप बोलोगे से इतना लंबा भाषण दे दिया आपने, इतनी सी बात एक लाइन बता के। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ना, इस प्रोजेक्ट के पीछे बड़ी मंशा छिपी हुई थी जानने की, क्या वाकई में अफ्रीकन जो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री में है, वो पीछे यूरोपियन से? क्या इंडिया जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसका जो मानसिक स्तर पे या जीन के स्तर पे कुछ पीछे है? ये वैज्ञानिक को की एक मंशा थी जानने की है, और इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, हजारों अरब का प्रोजेक्ट था ये, $9 बिलियन कन्वर्ट कर लीजिए आप के, 1 बिलियन 100 करोड़ के आसपास है, और 9 बिलियन आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए के, एक जो है वो, अब आप कन्वर्ट करना, क्या हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो जो है कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है तकरीबन ये पूरा प्रोजेक्ट जो था वो 6,400 करोड़ या जो है वो 600 जो है वो 40 अरब के आसपास, या 664 अरब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके कन्वर्जन मैंने किया नहीं, मैं अभी आपके पढ़ाते पढ़ाते मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि क्या कन्वर्ट हो सकता है। इतना मुझे पता है कि ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट था एक पूरा, जो शुरू किया गया कि छोटे मोटे देश की पूरी साल भर की इनकम जो है ना, वो उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, with the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मनुष्य का जीनोम हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्या तरीका उसे पढ़ने का, क्या कुछ लिखा वाकई में आप जब खोलोगे डीएनए निकालोगे तो आपको लिखा हुआ दिखाएगा, आप डायरेक्ट पढ़ लोगे? ऐसे नहीं पढ़ सकते उसको आप। जो आप एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन आप पढ़ रहे हो ना, जो वो एक्चुअली में वो तो केमिकल है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस केमिकल कोड के, और वो बड़ी कंबरसम प्रोसेस है। उसको एक आदमी यदि पढ़ना शुरू करे तो वो एक सेल के एक क्रोमोसोम के डीएनए को पूरे जीवन में नहीं पढ़ सकता, इतना लंबा लंबा सीक्वेंस लिखा हुआ उठ के, इतना आसान नहीं हो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि 6 देशों में, 6 कंट्रीज में एक साथ चालू किया गया। समझ रहे हो आपको? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए, तो अब सबसे बड़ी बात है यहां पर फायदा इस चीज का मिला कि उस समय तक जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जानकारी हमको हो चुकी थी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक का मतलब ये है कि अब एक बात, अब आप बोलोगे सर इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इस समय तक हम ये जान चुके थे कि आप mRNA निकाल लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करो, उस पर आप कॉपी डीएनए तैयार कर सकते हो। नंबर 1, ये भी हमें मालूम था। हम जान चुके थे कि यू कैन कट डीएनए एट सम पॉइंट, आप डिसाइडेड पॉइंट पर डीएनए काट सकते हो। आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट था। ठीक है, आपके पास वेक्टर प्रेजेंट थे। आप जानते थे कि आपके पास में वेक्टर है। वेक्टर का मतलब यह है कि आप प्लाज्मिड में जो है वो कोई डीएनए जोड़ेंगे, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनेगा, और आप प्रोटीन का आप स्टडी कर सकते हैं भाई ये जीन से क्या बनता है। कोई डीएनए ऐसा है जो आपने ह्यूमन की सेल से डीएनए लिया, हिस्सा काट के बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया, कुछ बनाया? कुछ नहीं बना। आपने कहा ये डीएनए कोई काम का नहीं है। फिर आपने एक डीएनए का टुकड़ा अगला डीएनए टुकड़ा डाल के आपने इंट्रोड्यूस किया, उसमें देखा आपने एक प्रोटीन बन गया है। आपने प्रोटीन देखा, सीक्वेंस देखा, अच्छा ये तो प्रोटीन ये वाला एंजाइम है।
यू कैन आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने रास्ता खोल दिया कि आपके पास जो भी डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए को आप कई टुकड़ों में काट सकते हैं, क्योंकि आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। कटे हुए टुकड़ों को आप प्लाज्मिड में जोड़ सकते हैं, आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अवेलेबल है। आप उन टुकड़ों से क्या बनता है ये भी बैक्टीरिया में आप स्टडी कर सकते हैं। और तो और यदि आपको डीएनए का टुकड़ा से समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सेल से एमआरएनए निकालिए और एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए तैयार कर लीजिए और उस डीएनए का इस्तेमाल आप बैक्टीरिया में कर लीजिए। तो आपके पास अब कई तरीके खुल गए, और ये तरीके जो बोल रहा हूं याद रखना, हम आगे बात करने वाले हैं इस पर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, विद द स्टेप, एक एक लाइन को ध्यान समझिए, विद द स्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। अब देखो, डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए केमिकल्स को पहचानना पड़ेगा, और वो किस सीक्वेंस में इसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये आदमी के बस की बात तो इतनी नहीं है कि इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स तैयार किए गए, इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स तैयार किए गए, जो और एक साइंस की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच खड़ी कर दी गई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि एक विज्ञान की एक नई शाखा शुरू होगी, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या था बेटा वो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। अब क्या हुआ, यहां पे कंप्यूटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल, और ये वो दौर था जब कंप्यूटर्स जो है वो इवॉल्व कर रहे थे, तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया, सुपर कंप्यूटर डेवलप किए गए जो आपके इस केमिकल्स को पहचान गए, मीडियम के अंदर प्रेजेंट केमिकल को पहचान गए, तुरंत उसको जो है लेवल कर दिया करते थे, कि ये केमिकल ये है, ये केमिकल ये, आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली उससे। स्पेशलाइज सेंसर डेवलप किए गए उसको पहचानने के लिए। ठीक है, तो क्या किया था, अब सिंपल और फास्ट टेक्निक आ चुकी थी डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने की। तो ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च इन ईयर 1990। इंपॉर्टेंट पॉइंट के तो याद रखिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, 1990 में इसको बेटा लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्लियर। और इसमें सबसे बड़ा, अब ये जो लिखा है ना, ये सब एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। अब जो है वो कई बार बेटा, अब देखो सिंपल सी बात है, यदि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक ने बड़ी हेल्प की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी डीएनए को काटने की, जोड़ने की, क्लोन करने की, ठीक है, और आपके पास अब कंप्यूटर्स टेक्निक भी अवेलेबल थी डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक। The Human Genome Project was called as a मेगा प्रोजेक्ट, से एक बड़ा प्रोजेक्ट। अरे ये बड़ा प्रोजेक्ट है, सोच इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इससे पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो कभी विश्व में किया ही नहीं गया था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि कई देशों ने मिलकर एक साथ किसी एक प्रोजेक्ट पे काम किया हो, ऐसे पहला कभी नहीं हुआ था, जो पहली बार हो रहा था। और इसमें माना गया कि ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर इन वन सेट। ये वन सेट की बात कर रहे हैं, मनुष्य में 2 सेट होते हैं, एक सेट पढ़ लोगे काफी है, क्योंकि देखो वक्त जो है वो ह्यूमंस के पास क्या होता है कि कुल मिलाकर जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आपको अच्छा, एक बड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जानने के लिए क्रोमोसोम के एक सेट को पूरा पढ़ना जरूरी था। ठीक है, तो कुल कितने क्रोमोसोम पढ़े होंगे साइंटिस्ट ने, कुल कितने क्रोमोसोम साइंटिस्ट ने पढ़े होंगे, उनकी स्टडी की होगी। आपने आंसर दिया 23, आंसर आपका गलत है। 46 तो बिल्कुल ही गलत है भाई। 2 सेट क्यों पढ़ेंगे, हमें क्रोमोसोम नंबर 1 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, अब क्यों हम 2 डबल पढ़ेंगे के? तो हमने 23 नहीं, हमने 24 क्रोमोसोम को स्टडी किया। और ऐसा क्यों किया हमने, सोचिए और बताइए। हमने 23 क्रोमोसोम की जगह हमने 24 क्रोमोसोम का स्टडी किया। ऐसा हमने क्यों किया, ये आप मुझे बताएंगे। कौन बताएगा मुझे, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अभी चुपचाप बैठूंगा, अभी बात नहीं करूंगा। क्लियर, कितने क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम। व्हाई नॉट 23, व्हाई 24, आप बताएंगे। ठीक है, सोचिए 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 और बताइए। ठीक है, द टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन के। इतना ऐसा कॉस्ट है, समझ लीजिए आप कि हर जो है वो हर बेस के लिए एक बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी थी। और ये दुनिया के सबसे बड़े सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा expected to be generated also necessitates the use of high speed computational device for data storage and retrieval and analysis के। क्या मतलब है,
जब आप 6 अलग अलग देशों में ह्यूमन जीनोम को पढ़ना की कोशिश करेंगे आप, और इतना बड़ा बेस्ट सीक्वेंस आपके पास है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास में जो है वो हमने क्या कहा, 3 × 10⁹ बेस्ट पेयर प्रेजेंट है आपके पास, मतलब बड़ा बेस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा होगा कि आप हर क्रोमोसोम के एक एक जीन के सीक्वेंस को पढ़ेंगे तो बड़ा डेटा इकट्ठा होगा। वो पूरा डेटा आपको कंप्यूटर में स्टोर करना पड़ेगा, उस डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर डेटा को रिकॉल करना पड़ेगा। तो यू नीड सुपर कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। Human Genome Project was closely associated with the rapid development of a new area of biology called the bioinformatics. Very important के अरे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसी के समय साथ में जो है वो एक विज्ञान की एक नई शाखा की शुरुआत हुई यहाँ पे, और वो ब्रांच सबसे इवॉल्व हुई, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। आज बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी ब्रांचेस है कि प्रोटेोमिक्स, प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है। अरे आज बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी सब ब्रांचेस प्रेजेंट है, इतना बड़ा साइंस बन चुका है के, और दुनिया भर के कई सारे साइंटिस्ट जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट था उसे कंप्यूटर ने अपने पास स्टोर किया। और आप जानते हैं कंप्यूटर में होती है बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1, 2 ही वर्ड होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में के, इसी में वो सब कुछ स्टोर करता है। तो आप देख रहे हैं ये बड़ा शो कर रहा है कि कंप्यूटर ने जो भी आपकी जानकारी थी उसको उसने 0 1 बाइनरी लैंग्वेज में उसने स्टोर कर लिया। और आज आपके पास क्या है, आज आपके पास में जो है वो पूरा का पूरा डेटाबेस डीएनए का प्रेजेंट है आपके पास आज इस समय की मैं बात कर रहा हूं, इस समय जो है हमारे पास पूरे 24 क्रोमोसोम, नॉट 23, 24 क्रोमोसोम। अब तक आपने आंसर दे दिया होगा उसको। अब बताता हूं कि 24 क्यों, क्योंकि 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम, उनकी स्टडी कर ली आपने, एक एक्स और एक वाई, दोनों अलग अलग है। 22 ऑटोसोम होते हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, तो एक एक्स को स्टडी करना पड़ेगा आपको, एक वाई को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और प्लस वाई, 24 क्रोमोसोम आपको स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए, तो अब क्या किया कि जो भी इंफॉर्मेशन थी उसका निकाल के उसे कंप्यूटर में स्टोर किया गया, और इन फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न उठता है, गोल्स ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या लक्ष्य थे, क्या गोल थे? Identifying all the approximately 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए के पहले के समय, इस प्रोजेक्ट के पहले वैज्ञानिक मानते थे, इस प्रोजेक्ट के पहले साइंटिस्ट का मानना था कि मनुष्य के अंदर 1 लाख जीन होते होंगे। कितने? 1 लाख जीन। जब रिपोर्ट सामने आई, एनालिसिस किया, तो मालूम चला कह रहे ह्यूमंस के तो केवल 30,000 के आसपास जीन है जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सबकी जानकारी निकाला, और इसमें यहां क्या लिखा है, ये लिखा है 20 से 25। अरे जो गोल था वो फाइनली मान लगा कि 20 से 25,000 जीन जो वाकई में, क्योंकि बाकी के जीन का फंक्शन अभी भी हमको मालूम नहीं, कई जीन का फंक्शन के। तो हमने क्या कहा कि आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ द ह्यूमन डीएनए, मनुष्य के डीएनए में जो 3 बिलियन बेस पेयर हैं, 4 जोड़े प्रेजेंट हैं, उनके सीक्वेंस को पहचानना, ठीक है। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस के, कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, एंड इंप्रूव टूल फॉर डेटा एनालिसिस के, और उस डेटा का इस्तेमाल करना कि कोई जीन के अंदर क्या सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में क्या परिवर्तन होने पर क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको, किस तरह का प्रोटीन बन रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी होती है, ठीक है। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज के, और सबसे बड़ी बात यह कि मानव जीनोम परियोजना से एक बात और पता लगाया उन्होंने, कहा कि पता पहले इसका जो बड़े अच्छा पॉइंट है कि आज क्या होता है, आज यदि आपसे यूएसए के अंदर आप जब मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो ब्लड सैंपल लिया जाता है। अमेरिका में मेडिकल इंश्योरेंस के दौरान ब्लड सैंपल लिया जाता है, और उसमें आपकी पूरी जांच जो होती है, ब्लड की नॉर्मल जांचें तो होती है, साथ में डीएनए निकालकर डीएनए की जांच की जाती है। किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कितनी है, कैंसर उसकी लाइफ में कितने क्या हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम तय होता है कि भाई इतना प्रीमियम तुमको भरना पड़ेगा, इतना तुमको जो है वो हर साल देना पड़ेगा, तब तुम्हारी हेल्थ हम कवर करेंगे, ठीक है। सोचिए, यानी आज वक्त वो आ चुका है कि डीएनए के लेवल पर भी जो है वो जांच करके इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी इंश्योरेंस देना है, नहीं देना है तो किस दाम पर देना है, ठीक है। ये भी हो सकता है इन फ्यूचर की हम जो है वो, और होता क्या है, मैं कर रहा हूं इसको के, होता ये है कि आप आज डीएनए की जांच कराइए, उसके आधार पर दवा तय कर लीजिए कि कौन सी दवा पेशेंट को देनी है, कौन सी नहीं देनी है, इसको यू कैन डिसाइड दैट थिंग ऑल्सो,
अब तो फिर कौन सा फूड किसी के लिए बेटर, ह्यूमंस के लिए बेटर है, कौन से फूड का रिजल्ट अच्छा है, तो बहुत सारी चीजें ने जो इंडस्ट्रीज है वो तो पूरा बाजार है और बाजार में हर चीज अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन जीन की वहां पे काम आएगी। ठीक है, फिर एड्रेस देखो, अब देखो सारे जो मैंने पहले कहानी सुनाई ना, आपको 10 मिनट में आपको कहानी सुनाता था, आपको मैंने आपसे कहा था ब्रिटिशर्स के बारे में कहा था, आपसे निग्रो के बारे में कहा था, मैंने आपसे रिलीजियस भेदभाव के बारे में कहा था। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कई जब जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं, डीएनए को पढ़ना जो है वो ईश्वर की लैंग्वेज को पढ़ने के समान है और ये पढ़ना गलत है। कि आप क्या जानना चाह रहे हो, क्या भविष्य में आप बेबी को, बच्चों को डिजाइन करोगे आप कि बच्चे में ये कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर होगा, ऐसा करने वाले हो क्या आप, चाहते क्या हो करना? तो कई सारे इथिकल इश्यूज थे, कई सारे, तो इन्होंने बोला है कि हम जो है वो इतना जानना चाहते हैं कि मनुष्य के, और देखो पर्पस, कुछ साइंटिस्ट मान रहे थे कि शायद से जब रिजल्ट सामने आएगा ना तो शायद से यूरोपियन बहुत आगे निकलेंगे बाकी लोगों से। ठीक है, दूसरे लोग डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्लैक रेस है उसके जीन में कोई कमी आ जाए कि भाई ये तो इनके जीन में ही फॉल्ट है इन लोगों के, तो ये भेदभाव और बढ़ जाएगा। तो बड़े सारे इथिकल, लीगल, सोशल इशू इन्वॉल्व थे इसके अंदर के, तो ELSI यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया गया इसमें एनसीईआरटी में, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज के। तो ये शॉर्ट कोड याद रखना, एनसीईआरटी यदि कोई शॉर्ट कोड लिखती है मतलब आप समझ लीजिए एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, तो ELSI का मतलब है इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व थे और इनको एड्रेस करने की जरूरत थी कि भाई कोई अंतर होता है या नहीं होता है। जब प्रोजेक्ट सामने आया ना, रिजल्ट सामने आया तो मालूम चला कि कोई फर्क नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में बिल्कुल मामूली 99.9% जीनोम एक जैसा है सबका। ठीक, जो फर्क है वो 0.1% के आसपास है, मामूली कैरेक्टर में फर्क है, वो फंडामेंटल सारे कैरेक्टर जैसे ही है ह्यूमंस के। ठीक है, अब द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट coordinated by the US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के। NIH जो है वो, ये NIH कहां का, ये है वास्तव में ब्रिटेन का है, NIH ब्रिटेन का। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है हुआ और US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हुआ, इन्होंने कोऑर्डिनेट किया प्रोजेक्ट को, 13 साल का तक प्रोजेक्ट चलाया के। और ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में जो इसको इकोनॉमिक आर्थिक मदद चाहिए थी वो उसको दिया किसने, वेलकम ट्रस्ट ने दिया इसको पैसा के। और उसके बाद में कंट्रीब्यूशन जापान से, फ्रांस, जर्मनी, चाइना से उसको एडिशनल कंट्रीब्यूशन को मिलता चला गया के, और प्रोजेक्ट पूरा हो पाया। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में, तो ईयर याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, और ये प्रोजेक्ट को 2003 में जो है वो कंप्लीट किया गया। क्लियर? ठीक है, नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग। वैज्ञानिक मान रहे थे कि यदि हमने डीएनए को अच्छे से पढ़ लिया और डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली हमने, और यह भी पता कर लिया हमने कि डीएनए में किस इंफॉर्मेशन में एक परिवर्तन होने पर क्या परिणाम निकलते हैं, तो हम जेनेटिक डिजीज को समझ जाएंगे और एक दिन हम आनुवांशिक बीमारियों का भी इलाज कर पाएंगे। हम आज जीनोम के आधार पर यह तय कर पाएंगे कि इसके पास ये जीन प्रेजेंट है तो इसको ये इन दवाओं को देने की जरूरत है ताकि इसको ये बीमारी आगे ना हो पाए के। तो हम कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जिन फैक्टर को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब है the knowledge about the DNA effect of DNA variation among individual can lead revolutionary new way to diagnose, बीमारी का पता लगाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आज ये कंडीशन हो गई है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, अभी मैं अपने ही पेशेंट की किसी की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, पेशेंट का नाम नहीं दिखाऊंगा आपको मैं, पर मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा कैसी रिपोर्ट आती है इसकी। ठीक है, तो आज हम जो है भविष्य में होने वाली बीमारियों के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बीमारी को डायग्नोस करने में हेल्प करके, जेनेटिक डिजीज है तो किस लेवल पे किस जीन में फॉल्ट है काट के, और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या हम जो है वो इफेक्टिवली उस जीन के लेवल में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बड़े सारे लक्ष्य थे। अभी भी हालांकि हम जो है अभी भी इसमें चीजों को समझकर हम हर बार इवॉल्व जो है खोज कर आगे बढ़ रहे हैं कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढने में लगे हुए हैं, कई सारी अनुवांशिक बीमारियों का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब जीनोम की जानकारी हमारे पास है और हमें इस जानकारी का सही सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं एक रिपोर्ट की, तो ये देयर इज अ लेबोरेटरी कॉल्ड पॉजिटिव बायोसाइंसेज, यू कैन सी द सिंबल ऑफ डीएनए है के फिजिशियन, मेरा नाम लिखा हुआ है यहां पे के। देखिए अब ये रिपोर्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें पता नहीं लेटर थोड़े छोटे, थोड़ा सा आप जूम करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हैं रिपोर्ट को आपके। देखिए एक पेशेंट है मेरे पास में,
जो डायबिटीज का पुराना पेशेंट है कि इट्स ओल्ड पेशेंट, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कई कॉम्प्लिकेशन है उसको, तो उसका हमने डीएनए की जांच कराया हमने के, क्योंकि उसको कई सारी दवाएं चल रही थी, कई दवाएं उसको जो है वो काम नहीं कर रही थी, कई सारे सिम्टम उसको हो रहे थे, तो फाइनली जो है वो थक हार के जो है वो तमाम डॉक्टर को दिखाने के बाद वो मेरे पास आया, ठीक है। और उसने, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है, देखो हम कोई जादूगर तो है नहीं है भाई, यदि आप सोचते हैं कि डॉक्टर गीतन कोई मैजिशियन है तो मैं बिल्कुल मामूली डॉक्टर हूं, मैं के आई एम जस्ट एन एवरेज डॉक्टर, के मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैजिशियन नहीं हूं, के आई एम द डॉक्टर हु लिसन द पेशेंट केयरफुली, हु चेक द रिपोर्ट्स केयरफुली, एंड आफ्टर दैट थिंक अबाउट कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसमें, वो लिखता हूं, और मैं आई ट्रीट, ही क्योर्स, ठीक है, वो क्योर करता है, ठीक है। मैं केवल अपना दवा लिख के सोच समझ के क्या दवा देना चाहिए वो दवा देता हूं, ठीक है। अभी मुझे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वो प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से है कि आप लोग व्हाट्सएप पर जाने कितने सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, जाने कितने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स मुझे भेजते हैं, और मैं सब उनका आंसर नहीं कर सकता हूं। एक तो नंबर एक, लीगली इट इज नॉट परमिटेड टू आंसर द मेडिकल, टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन ओवर द टेलीफोन, ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द मैसेज, ये कानूनी तौर पर नहीं कर सकते हैं एज पर जो है वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग के। तो आप पेशेंट, और दूसरी बात है कि इट्स ऑलवेज मेडिसिन ऑलवेज इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ रिस्क, के मेडिसिन में बड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई ये ऐसा तो है नहीं कि आपने आइसक्रीम जैसा कि लिख दिया कि भैया जो है वो चॉकलेट आइसक्रीम खा लेना, वेनिला आइसक्रीम खा लेना, के तो वैसा नहीं है, ये दवा है ये, और हर दवा एक पोटेंशियल जहर है, और हर जहर एक पोटेंशियल दवा है, समझ लीजिए के। तो इसलिए प्लीज डोंट सीक मेडिकल एडवाइस ओवर द टेलीफोन, ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द मैसेज, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट, कि मैं जो है तो। और दूसरा ये है कि कई बच्चे ये भी कर रहे हैं कि अभी वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके जो है वो बॉम्बे तक लेके आते हैं। अब बिहार से कहीं इंटर से कोई डायबिटीज़ किसी को है, नॉर्मल सा डायबिटीज़, शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, मैं बोला अभी कि आप किसी अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखा लीजिए और उनसे मेरी बात करा दीजिए, कोई दिक्कत है, के दे केम टू मुंबई, इतना सारा पैसा खर्च करके आए। भैया आई एम नॉट ए मैजिशियन यार, मैं जादूगर थोड़ी ना हूं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा कांच का गोला रखा होगा, उसमें जो है वो गोले के अंदर जो है वो कायदा लाइटें जल रही होंगी, और डॉक्टर की तरह आते बोलते बता मेरे पेशेंट को क्या दवा देनी है, के हाँ, के आंखें बंद करो, हाथ ऐसे करो, 3 गोली आके गिर गई, ये 3 गोली खा लेना, बस तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, डायबिटीज दूर भाग जाएगा, जड़ से मिट जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो अभी सुनिए बात को कि अभी आपके सामने एक रिपोर्ट दिख रहा है, इस रिपोर्ट को अब हमने जांच कराया उसका। देखिए अब जो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, कि जो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, आपका बीपी का जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है ये, ठीक है, एस इनहिबिटर के, एंजियोटेंसिन सेकेंडरी ब्लॉकर के। तो उसको चल रहा था मेडिसिन क्या, पेलिंड्रोप्रिल, ये मेडिसिन चल रहा था उसको, के नॉट रिकमेंडेड था। रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या था इसमें कि पुअर रिस्पॉन्स है, एडवर्स इवेंट हो सकते हैं इससे, जीन उसके पास ये वाला प्रेजेंट है, ये मेडिसिन सूट नहीं होगी। क्या किया हमने मेडिसिन को चेंज कर दिया, हमने मेडिसिन ये वाला दे दिया उसको, रिकमेंडेड मेडिसिन, बेटर रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि उसके पास ये वाले जीन प्रेजेंट है जो इसमें बेटर रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। फिर उसको बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है एटेनोलॉल, ये भी कार्डियक प्रॉब्लम में यूज होती है, ये मेडिसिन उसको रिकमेंडेड नहीं थी, उसकी बजाय वेरापामिल दे देंगे आप, वो काम करेगा। वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो काम करेगा, वहां पे बीटा ब्लॉकर काम नहीं करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करेगा उसको, उसका जीन ये वाले प्रेजेंट है। देखिए आप कितने मजेदार रिपोर्ट के, कि रिपोर्ट मजेदार मतलब कि आप इससे इंटरप्रिटेशन कर पा रहे थे। फिर डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हमने कहा मेटफॉर्मिन रिकमेंडेड, बेटर रिस्पॉन्स, अच्छे डोज में दे सकते हैं दवा को हम, ठीक है, ठीक। फिर आप देख रहे हैं इसमें कि इंसुलिन का रिस्पांस, उसको यदि बाहर से इंसुलिन लगाओगे आप तो पेशेंट को अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, कि बाहर से इंसुलिन लगाने पर पेशेंट को अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, रिपोर्ट में दिखाई पड़ रहा है, देखा ना, नॉट रिकमेंड, पुअर रिस्पांस, क्योंकि इसके जो बॉडी के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर पा रहे, के तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा एक्सरसाइज करो भाई, अपना रिसेप्टर ताकि द्वारा काम करना शुरू करे, आपको बाहर से इंसुलिन देने से इतना फायदा आपको नहीं होगा, देना पड़ेगा तो हायर डोज में देना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो आप देख रहे हैं इसमें, तो ये कुल मिलाकर ऐसा रिपोर्ट आया। देखो अब इसमें कुछ मेडिसिन लिखा है इसमें कि आप मूरा ग्लिटेजॉर को नहीं दे सकते, नॉट रिकमेंडेड, इससे उसको हार्ट का रिस्क हो सकता है, सूजन बॉडी में आ सकती है। फिर देखो सिम्बास्टेटिन दोगे आप इससे, तो इससे जो है वो आपका जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम सडनली हो सकता है। मतलब दीज मेडिसिन आर नॉट रिकमेंडेड टू दिस पेशेंट, जिसके पास इस तरह का जीन है, और जिसके पास इस तरह का जीन प्रेजेंट था, और वो जीन का नाम क्या लिखा है, लिखा देखिए SLC O1B1
ये जीन जिसके पास में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है भाई इस मेडिसिन के, तो इसलिए ये मेडिसिन इसको रिकमेंडेड नहीं है। ये क्या है? ये ब्लड सैंपल, ब्लड में से डब्ल्यूबीसी से डीएनए की का सीक्वेंस को पढ़ा, मैच किया सीक्वेंस से कि क्या कहां पे किस तरह की इंफॉर्मेशन से क्या मालूम चलेगा, और रिपोर्ट बना के दे दिया 10 मिनट के, मालूम चल गया इससे। ठीक है, देखिए, है ना, जैसे डायबिटीज की दवाएं होती है कई सारी के, जिसने हम बोलते हैं हम जो है सल्फोनाइलयूरियाज दवाएं होती है, तो आप देखिए कि उसको लिखा है कि एक दवा मत दो आप, नीचे वाली दवा के ऊपर वाली दवा में सबसे ऊपर वाली दवा जो है वो उसका रिस्पांस बेटर है, इसका रिस्पांस बेटर है, इस दवा का रिस्पांस, सब एक ही ग्रुप की दवा है, ये बेटर है और इसका रिस्पांस जो है वो एडवर्स इफेक्ट। सोचिए एक ही ग्रुप, सभी सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप की दवा है, एक दवा ऐसी है जो बोल रही है कि भाई इसको देने पर पेशेंट को साथ खतरा हो सकता है, और एक दवा ऐसी वो कहती है कि इसको देने पर बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? ये सब रिजल्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सोचिए आपके आज हम लोग जो है वो, आज हम लोग मेरे से डॉक्टर जो है, छोटे छोटे डॉक्टर भी आज यूज कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो इसमें? आप देख रहे हो कोमॉर्बिड रिस्क प्रोफाइल, हम देखेंगे। आप देखो इसका रिस्क प्रोफाइल कितना, इसका रिस्क कितना है इसको बीमारी के, बोल रहा है आपसे, कह रहा है वो कि इस आदमी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इसको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम सबसे होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इसको होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, ठीक है, ये रिस्क इसका बढ़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, मॉडरेट हाई रिस्क, क्लियर। फिर क्या खाना चाहिए इस आदमी को? अब आप बोलोगे खाना भी डीएनए पे लिखा है क्या? हाँ, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो किस हद तक जो है वो प्रभावित होता है जीन से, वो भी मालूम चलता है। देखो इसमें लिखा है इसमें कि यदि ये आदमी जो है टोमेटो जूस लेता है, टमाटर का जूस लेता है, तो उसे फायदा होगा, टिपिकल बेनिफिट होगा इसको। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड हुआ और ये इसको अधिक मात्रा में लेना चाहिए इसको के, तो बाजरा हुआ उसको के, किडनी बीन्स हुए उसको, ब्लैक ग्राम काला चना हुआ, ये अधिक मात्रा में इस आदमी को जो है लेना चाहिए के। तो इसके पास जो जीन प्रेजेंट है, इसको ये जीन जो है उसको इस तरह का फूड खाने पर बेटर रिस्पॉन्स देंगे, तो हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम संभावना थोड़ी सी कम हो जाएंगी। सोचिए फूड तक पता चल रहा है इससे। ठीक है, अब विटामिन डी देना चाहिए इसको के, तो देखिए आप ना विटामिन B6 उसको मैक्सिमम अमाउंट में देना चाहिए हमको के, तो देखिए पूरी ये सब देखो, ये ऑप्टिमम अमाउंट में दीजिए आप, और ये जो है अधिक मात्रा में दीजिए इसको आप। ठीक है, ये जीन पे लिखा है कि कौन से विटामिन दो इसको, हर किस तरह की डाइट दो आपको। इसको बोला कि भाई तुम कद्दू खाया करो, अच्छे पपीता खाओ, कद्दू खाओ, टमाटर खाओ, तुम जो है दही भी खाओ डाइट के अंदर, तुम पिस्ता नट खाओ, तुम केला खाओ, तुम बनाना खाओ, तुम ये सब चीजें, और पालक को उबाल कर खाओ। ये सब कहां लिखा है? ये जीन पे लिखा हुआ है। ठीक, कहां लिखा है? जीन पर लिखा हुआ है ना इंटरेस्टिंग। तो जो प्रयास तब किया था ना, उसका आज हम फल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर तरीका है। देखो आप देखो, पढ़ो, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, चैप्टर का ये मैं आपको जो बता रहा हूं ना, केवल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं कि क्या हो रहा है दुनिया में आसपास के, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो इतना इंटरेस्टिंग है कि हम जो है वो आने वाले समय में, मैं कह रहा हूं आपसे, आज के 25 साल 30 साल बाद कई सर्जरी ऐसी होंगी, डॉक्टर बोले, आज तक हम बोलते हैं कि न्यूरो सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, जीन सर्जन हुआ करेंगे कि भाई क्या क्या अरे ये प्रॉब्लम था इसमें, तो हम जीन सर्जरी करा रहे हैं। किसके पास जा रहे हो? अरे वो जो जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो सोचिए, बहुत आज आदमी को सुनकर लगता है क्या ये ऐसे सर ऐसे ही फेंक तो नहीं रहे बात के, एक्चुअली में ये संभावना है कि आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे आपके इस लेवल पे। देखो क्या लिखा है, तरीका क्या था, 3 से 5 ml ब्लड लिया, ठीक है, फिर उससे डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया, फिर उसका जो है वो क्वालिटी एनालिसिस किया, उसका नैनोड्रॉप में कन्वर्ट किया, फिर माइक्रोचिपिंग में इल्यूमिना एनालिसिस एक मेथड होता है, तरीका होता है, उससे डीएनए को पढ़ा, फिर डीएनए का एनालिसिस किया और डीएनए को एल्गोरिथम तैयार किया उसका, और उसके फिर दवाओं के साथ में जो डेटा था, डेटा से मैच किया उसको, और माइक्रोचिपिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, और फाइनली जो है वो हमारे पास जो डेटाबेस अवेलेबल था, उस डेटाबेस को हमने इस व्यक्ति के डीएनए के डेटाबेस से मैच किया, हमने सीक्वेंस को मैच किया, हमने क्या वेरिएशन है उनका पता लगाया हमने, और किस वेरिएशन से क्या परिणाम निकलता है वो पता लगाया हमने, और रिजल्ट रिपोर्ट को जनरेट किया। कहा जाता है कि आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें दिस रिपोर्ट इज 99% वैलिड रिपोर्ट के 1% संभावना ऐसी भी है कि हम जीन को में थोड़ा सा वेरिएशन होने पर कुछ चीजों को हम ना पढ़ पाए, ठीक है, पर इन फ्यूचर दिस टेक्निक विल बिकम 100% एक्यूरेट। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो
अब तो हम समझ गए बात, कहानी कि बॉस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है बड़ा भारी सिग्निफिकेंस है कि अब बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production and environmental remediation. मतलब to control pollution by using लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम रीमेडिएशन करते हैं, इन्वायरमेंटल रीमेडिएशन हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि अल्कोहल का प्रोडक्शन जो ईस्ट कर रहा है वो क्या करता है, जब अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, ईस्ट से हम अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं, तो जैसे ही अल्कोहल का परसेंटेज 30% तक पहुंचता है, ईस्ट भी मर जाता है। तो इसलिए कोई भी अल्कोहल फर्मेंटेशन में आपको 13-12-13% से ऊपर का आपको फर्मेंटेड अल्कोहल नहीं मिलेगा। अब आपको फिर उसको डिस्टिल करना पड़ता है, ठीक है, उसको आपको जो है वो निकालिए, उसको छान अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट कीजिए, डिस्टिल कीजिए, तब जाके आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले अल्कोहलिक ड्रिंक बन पाते हैं। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ईस्ट के डीएनए में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए कि ईस्ट जो है वो 50% तक अल्कोहल को टॉलरेट कर सके, वो तो सीधा जो विस्की है वो फर्मेंटेशन के दौरान ही बन जाएगी। सोचिए, अभी तक सफलता नहीं मिली, पर वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्रॉप जो है वो अपनी खुद के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो खुद ही तैयार कर ले, पैथोजन से खुद ही लड़ ले वो, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही कम कर दे, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करें वो। तो आज ये जो जानकारी है केवल ह्यूमन जीनोम की नहीं है ना, जब ये जीनोम जब इतनी सारी लेबोरेटरी इस्तेमाल किए गए, इतने सारे कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए, तो केवल मनुष्य के जीनोम की जानकारी नहीं निकाली गई, कई सारे अदर ऑर्गेनिज्म की जानकारी भी साथ में निकाली गई। हम बात करेंगे आगे इस पर, ठीक है। देखो, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन डील्स विद द रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन और कॉन्टामिनेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल मीडिया सच एज सॉइल, ग्राउंड वाटर, सेडिमेंट एंड सरफेस वाटर के। तो कुल मिलाकर हम इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा तरीका था। तो बायो रिमेडिएशन बोलते हैं उसको, एक्चुअली इसके लिए हम बायो रिमेडिएशन यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन का मतलब होता है कि आप पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट से, उसके लिए आप कैसे जो है किस तरह के जीन होंगे ऑर्गेनिज्म में जो पॉल्यूशन से कॉम्बैट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर मैनी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ईस्ट सिनोरेब्डेटिस एलिगेंस एक नॉन पैथोजेनिक निमेटोडा है, दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, इट इज वेरी वेरी आईएमपी, सिनोरेब्डेटिस एलिगेंस, ठीक है, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोडा होता है। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का इस्तेमाल किया गया। प्लांट राइस प्लांट का यूज किया गया, एरेबिडोप्सिस प्लांट का इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म और भी इस्तेमाल किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ये जो इनसे क्या रिजल्ट मिला, हम आपको जो है वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते उसको। अब इतना समझ गए हम कि हमने ह्यूमन के अलावा कई नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का भी डीएनए पढ़ लिया साथ साथ में। जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा आगे पीछे का भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो हमने पढ़ लिया, और हमने क्यों पढ़ा, हमारा पर्पज ये था कि हम जानना चाह रहे थे कि हमारे जो वेरिएशन है प्लांट से कितने हैं, नेमेटोडा से कितने हैं, हमारे बॉडी में जो वेरिएशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितने हैं, वो हम जानना चाह रहे, क्या फर्क है डीएनए में, कि वो जानने की हम कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, अब मनुष्य जो है होमोसेपियंस का जो जीनोम साइज था वो मैंने कहा 3000 मिलियन के आसपास है, 3 बिलियन के आसपास बोल सकते हैं। तो 3000 मैंने कहा ना कि 1000 मिलियन मतलब होता है बेटा 1 बिलियन के, तो 3000 मिलियन या 3 बिलियन बोल सकते हैं, उतना जीनोम का साइज था, और एस्टिमेटेड जीन थे 30,000 के। लेबोरेटरी माउस जो मस्कुलस चूहे का भी इस्तेमाल किया गया, लेबोरेटरी में जो चूहा इस्तेमाल करते हैं उसका भी जीन देखा गया, तो उसका जीनोम साइज था 2600 मिलियन, और उसके पास भी 30,000 जीन, जितने 30,000 जीन हमारे पास है 30,000 जीन चूहे के पास में, ठीक है। मस्टर्ड बीट जो है उसका इस्तेमाल किया गया, उसमें 100 मिलियन जीनोम साइज था उसका, और जीन थे 25,000 के। राउंड वर्म जो सिनोरेब्डेटिस एलिगेंस है निमेटोडा, उसमें 97 मिलियन उसका जीनोम साइज था, और उसमें 19,000 जीन पाए गए। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में का जो जीनोम साइज था वो 137 मिलियन था, और 13,000 जीन थे उसके पास।
ईस्ट सैक्रोमाइस सेरेबेसी का जो जीनोम साइज था वो 12.1 मिलियन था और उसमें 6000 जीन पाए गए। बैक्टीरिया एश्चेरिया कोलाई का जीनोम साइज था वो 4.6 मिलियन था और उसमें जो है 3200 जीन्स पाए गए के। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस एचआईवी के अंदर जो है जीनोम साइज उसका था 9700 और उसमें 9 के आसपास जीन पाए गए। आप सोच लीजिए कि ये इतना डिटेल इंफॉर्मेशन हमने निकाला प्रोजेक्ट के दौरान, ठीक है। अब जो निमेटोडा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट के सिनोरेबिलिटिस एलिगेंस की हम बात करें, इसमें 959 सेल्स जो है वो इन नर्वस सिस्टम के अंदर 959 सेल थी, जानकारी मिली के, ठीक है। और उसमें से जो देखो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला कि इसके नर्वस सिस्टम में जो है वो 959 सेल्स है, उसमें से 131 सेल जो है वो केवल एक काम कर रही है, वो सुसाइड ऑफ सेल में इन्वॉल्वमेंट के, यानी वो प्रोग्राम्ड हुए एपोप्टोसिस के। इसलिए इसकी एक आयु के बाद ये निमेटोडा सडनली मर जाता है के। सोचिए कि इसके नर्वस सिस्टम में 959 सेल्स प्रेजेंट है, उसमें से 131 सेल जो है वो एपोप्टोसिस को प्रोग्राम कर रही है। क्लियर? अब क्यों पढ़ा गया इसको? एक्चुअली में ये जो सेल है, ये जो 131 सेल है, ये ब्रेन को डैमेज कर रही, ब्रेन की बाकी सेल्स को प्रोग्राम डेथ है, मतलब ये सेल्स बड़ी संख्या में मर जाती है। इससे क्या होता है कि ब्रेन एकदम से इसका जो न्यूरल कंट्रोल है खो जाता है पूरा, ठीक है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है अल्जाइमर्स, हंटिंगटन कोरिया, पार्किंसोनिज्म के, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका संबंध है ब्रेन सेल्स के डेड होने से। यानी अल्जाइमर्स हुआ, हंटिंगटन हुआ, कोरिया हुआ, पार्किंसोनिज्म हुआ, यहां पर ये ह्यूमन जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसमें भी ब्रेन की सेल्स जो है वो सडनली मरने लगती है। तो अब ये तरीका क्यों है, कैसे इसको रोक सकते हैं, इसको जानने के लिए हमने क्या किया, हमने सिनोरेबिलिटिस एलिगेंस के जीनोम को समझने की हमने कोशिश की, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन का हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप ना, तो बैक्टीरियोफेज हुआ, आपका ड्रोसोफिला हुआ, के अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हमने इस्तेमाल किया ये जानने के लिए यहाँ पे, ठीक है। पर्पस ये था कि हम देखें कि क्या सूचनाओं में क्या अंतर है और इससे हम क्या जानकारी हमको मिलती है, उसका भविष्य में हम क्या यूज कर सकते हैं, वो जरूरी था, ठीक है। अब क्या मेथड क्या इस्तेमाल किया गया, किस मेथड का यूज किया? देखो दो तरीके के, अब सुनो, अब ये जो लिखा है इसमें बड़ा टेक्निकल टाइप का लिखा है, अभी पहले आप मेरी भाषा में समझो, उसको सिंपल भाषा में समझो। के दो तरीके थे समझने के। तरीका नंबर एक ये था कि हम एक काम करें हम कि हम सबसे पहले हम सेल्स के अंदर से हम जो डीएनए मिल रहा है, उस डीएनए के हम जो है वो कई सारे उस डीएनए को पहले हम उन जीन का पता लगाएं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मतलब जो जीन, सबसे पहले वो जीन का पता लगाएं जो प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। यानी हम सब उन जीन का पता लगाएं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जीन अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर? तो मतलब ये कि पहले तो हम उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पता लगा लें जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होती है, जो प्रोटीन के लेवल पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? हमने कहा कि पहले तो हम उन जीन का पता लगाएंगे जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि पहले तो हम उन सीक्वेंस का पता लगा लें जो सीक्वेंस प्रोटीन को बना रहे हैं। तो हमने क्या बोला? हमने बोला इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्लियर? वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। अब कैसे बनता है बेटा जीन? जो जीन जो है वो बनाएगा आरएनए से बनेगा प्रोटीन की। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले उन जीन का पता लगाया जो आरएनए को बनाएंगे प्रोटीन की। बात वही है ना बेटा कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा। तो आपने क्या किया? आपने पता लगाया उन जीन का जो जीन जो है अपने आप को आरएनए के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स बोला। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सप्रेस एज आरएनए क्यों लिखा है, एनसीईआरटी ने प्रोटीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कई बार आरएनए से मैंने कहा कि जो इंड्यूसर जीन है, ठीक है, वो एमआरएनए बनाएगा, देन रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। समटाइम्स क्या होता है, कई बार जैसे मैंने कहा टीआरएनए बन रहा है, डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है, टीआरएनए बन रहा है। अब टीआरएनए थोड़ी ना प्रोटीन बना रहा है, टीआरएनए प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, पर डायरेक्टली थोड़ी ना
ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है। समटाइम्स जो आरएनए बनता है वो आरएनए किसी कंपोनेंट का हिस्सा भी होता है। तो उससे हमने क्या कहा, डीएनए जिस भी प्रकार से डीएनए जब भी काम किया टेम्पलेट के रूप में, तो उससे क्या बना, आरएनए बना उससे, और एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए बनेगा, तो एवरीथिंग। तो जो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके बारे में हमने जाना, सीक्वेंस के बारे में। तो क्या बोला इसको हमने, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट बोला। कहने का मतलब यह है कि आप इससे केवल उस डीएनए को समझ पाएंगे जो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो टेम्पलेट के समान काम कर रहा है। लेकिन आपको पता है आपके जीनोम में एक बड़ा डीएनए का हिस्सा ऐसा होता है जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, जो टेम्पलेट के रूप में काम नहीं करता, बड़ा हिस्सा होता है जो केवल और केवल रेप्लिकेशन के दौरान टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, जो जीन नहीं है। आपके पास जितना भी डीएनए है उसका केवल 99% डीएनए ऐसा है जो किसी काम का नहीं है। 1% डीएनए जीन के रूप में काम कर रहा होता है। तमाम जीन उस 1% डीएनए के अंदर है। तो इसका मतलब बाकी का जो डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा आरएनए बना के, है ना। तो पहले तो आपने ये पता लगाया पहली मेथड की कितने डीएनए ऐसे हैं, कितने जीन ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें हमने क्या बोला, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट बोला। ठीक है, देख रहे हैं आपके, हमने क्या देखा, हमने कहा और इसका फायदा क्या किया, हमने क्या किया, हमने जो है वो अब एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट के अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब कैसे पता लगाएंगे आपके, क्या डीएनए को देखकर आप, क्या सुनिए बात के, क्या डीएनए को देखकर आपको मालूम चल जाएगा कि ये एक्सप्रेस करेगा नहीं करेगा, नहीं। आप सिंपल सा काम करेंगे, आप जितने भी उस ऑर्गेनिज्म में हर सेल के अंदर, हर डिफरेंट टाइप सेल्स के अंदर जितने तरह के आरएनए, लिवर सेल में जो आरएनए मिल रहे हैं वो आप आइसोलेट कर लिए, किडनी सेल में जो आरएनए मिल रहे हैं वो आपने आइसोलेट कर लिए, न्यूरॉन में जो आरएनए वो आपने आइसोलेट कर लिए, आपने आरएनए को आइसोलेट किया आपने, और आरएनए पर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल किया, आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स का इस्तेमाल किया, आपने कॉपी डीएनए cDNA बनाया, आपने cDNA को आपने पॉलीमराइजेशन करा के आपने उस पर क्या किया, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया, देन आपके पास अब जीन आ गया। कैसे आ गया जीन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आपने आरएनए के टेम्पलेट पर आपने जीन को तैयार कर लिया। क्या किया आपने, आपको पता लगाना था बीटा सेल्स में क्या क्या जीन काम कर रहे हैं, आपने क्या किया, उसके आरएनए को निकाला, आरएनए को निकालकर आपने आरएनए जो एमआरएनए मिला उसको निकाला आपने, उसको आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स का इस्तेमाल किया, तो डीएनए का सीक्वेंस मिल गया आपको, कॉपी डीएनए मिल गया, कॉपी डीएनए को आपने डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया, आपने उसको अपने टेम्पलेट के रूप में यूज किया, डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया, दूसरा स्ट्रैंड बन गया। अब दोनों स्ट्रैंड के बाद क्या मिल गया आपको, एक्चुअली जीन मिल गया, जो जीन अपने आपको एक्सप्रेस करा वो मिल गया आपको। ठीक है, देखिए आरएनए सीक्वेंस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कॉपी डीएनए फॉर्मेशन, कॉपी डीएनए का इस्तेमाल किया आपने, कॉपी डीएनए की एक लाइब्रेरी को तैयार किया आपने और उसको वेक्टर के अंदर आपने क्लोन किया और उसका इफेक्ट देखा कि वो क्या प्रोटीन बना रहा है। क्लियर, तो ये हो गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट हो गए। ठीक है, फिर दूसरा अप्रोच क्या है, द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। दूसरा सिंपल तरीका ये है, क्रोमोसोम नंबर 1 का हमने डीएनए निकाला, पूरा डीएनए क्रोमोसोम नंबर 1 का, और उसको एक सिरे से पढ़ना शुरू किया, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, लाइन से पढ़ना शुरू किया। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या एक्सप्रेस नहीं, हम तो केवल ये देख रहे हैं कि पूरे क्रोमोसोम में सीक्वेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द डीएनए सीक्वेंस क्या है उसका पता लगा रहे। इसको बोला हमने सीक्वेंस एनोटेशन का है, इसको सीक्वेंस एनोटेशन का। The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence। यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंफॉर्मेशन एक्सॉन है, इंट्रॉन है, काम कर रही है, नहीं कर रही है, प्रोटीन बनता है, नहीं बनता है, डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, नहीं करता है, हम उसको बॉदर नहीं कर रहे, हम तो पूरा सीक्वेंस लाइन से पढ़ रहे हैं। इसको बोला सीक्वेंस एनोटेशन कहा हमने। क्लियर, दो चीजें होगी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो आप क्या कर रहे हो, आप पता लगा रहे हो कि कौन कौन से डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट बोल दिया आपने उसको, है ना। दूसरा आप पता लगा रहे हो पूरा सीक्वेंस पढ़ रहे हो, सीक्वेंस एनोटेशन बोल दिया आपने। दोनों वर्ड भूलना नहीं, दोनों वर्ड नहीं भूलना बेटा, ठीक है। दोनों वर्ड है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, ये दोनों वर्ड जो है वो बड़े कंफ्यूज करते हैं और हमको लगता है पता नहीं भगवान जाने कौन सा ज्ञान छिपा है इसके अंदर। कुछ नहीं है, एक वो डीएनए जो अपने आप को आरएनए बनाकर एक्सप्रेस कर रहा है उसको पढ़ लिया आपने, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लिया आपने और आरएनए उसके लिए क्या किया आपने, सेल से आरएनए निकाला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स का इस्तेमाल किया और डीएनए को तैयार कर लिया आपने, है ना। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, दूसरा आप डीएनए को लाइन से पढ़ रहे हैं, आप सीक्वेंस एनोटेशन कहा उसको आपने। क्लियर, देखिए क्या किया, the genome sequence can be classified into two different groups based on the overall sequence composition structure। तो कोडिंग
और नॉन कोडिंग के। कोडिंग में जीन्स है जो प्रोटीन और आरएनए को मारे होते हैं, और नॉन कोडिंग में क्या है, रिपीटिव डीएनए, ऐसे डीएनए जो बार बार दोहराई गई इबारत उसमें होती है, वैसे हैं इंट्रॉन्स है, रेगुलेटर्स है उसके अंदर के। और रिपीटिव डीएनए में भी क्या होता है बेटा, कई तरह से जो है वो हम पढ़ेंगे कि साइन, लाइन और एलटीआर क्या होते हैं, ट्रांसपोजेंस क्या होते हैं। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तब उस पर हम बात करेंगे कि सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, ये सब अभी हम डिस्कस नहीं करके लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे। हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके बाद पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे सैटेलाइट क्या होता है, मिनी सैटेलाइट क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, ये सब रिपीटेड डीएनए के। अभी इतना समझ लो आप कि रिपीटेटिव डीएनए का मतलब है कि डीएनए के सीक्वेंस बार सेम सीक्वेंस को दोहराए गए थे। भाई इबारत को भरना है, ठीक है। अरे देखा अपन कभी कभी क्या करते हैं, कभी हमने जो है वो हमने क्या किया, हमने जो है वो कोई पेंटिंग बनाया, हमने कोई चित्र बनाया हमने, तो हम क्या करते हैं खाली जगह को भरने के लिए, मैंने आपसे कहा कि मैंने एक जो है वो ऐसा जो है वो मैं एक जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैं दिवाली का टाइम आने वाला, तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं ऐसा बना दिया, मैंने कहा दिया बना दिया 1 मिनट के, और दिए में ये दिए की लो जल रही है, ठीक है। मैं एक छोटा बच्चा पेंटिंग करता है वैसे पेंटिंग करके, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दीपक में, अब मैं दीपक के अंदर डिजाइन भर रहा हूँ, ये डिजाइन लगा रहा हूँ के डॉट 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 के खूब सारे जैसे मैंने डिजाइन इसके अंदर डाल दिए ताकि दीपक दिखाई पड़े दीपक के। ऐसा होता है कि प्रकृति ने भी क्या किया, उसने काम के जीन के बीच में उसने बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे डाल दिए, उसने जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो बार दोहराए गए क्रम है, और वो जंक डीएनए, बेसिकली वो है जंक डीएनए। और ये जंक डीएनए बड़ा काम का होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बड़ा काम का होता है, ये म्यूटेशन से आपको सेव करता है, बड़ा काम का होता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन को कम करता है। तो जंक डीएनए व्यर्थ नहीं है, वो एक तरह का म्यूटेशन से बचने का तरीका है, ठीक है। क्योंकि 99% डीएनए आपका जंक डीएनए होगा, तो इसका मतलब है 1% डीएनए आपकी बॉडी में काम का है, कोडिंग डीएनए है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी म्यूटेशन होगा तो 99% चांस है कि वो सही जीन पे नहीं होगा, तो आप बच जाएंगे, ठीक है। अब फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड and converted into random fragments of relatively smaller size and cloned in suitable host using the specialized vector. Okay, this is entire technique is the recombinant DNA technique. This is the recombinant DNA टेक्नोलॉजी जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। मतलब क्या किया हमने सेल के डीएनए को निकालने के बाद उसको हमने क्या किया, उसके बाद हमने उस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, कई टुकड़ों में काट लिया, कटे हुए फ्रेगमेंट्स को हमने क्या किया, उन्हें कटे हुए फ्रेगमेंट को हमने जो अलग अलग आइसोलेट किया, और अलग अलग आइसोलेट करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया, और डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट को, अलग साइज के फ्रेगमेंट को हमने प्लाज्मिड में जोड़कर वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर हमने उस वेक्टर कॉलोनी को दिखाया, हर वेक्टर कॉलोनी, एवरी वेक्टर कॉलोनी इज हैविंग ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। उसका क्या असर है, वेक्टर कॉलोनी में कौन सा प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि वेक्टर कॉलोनी उसको एक्सप्रेस करेगी। क्यों एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि वो जो डीएनए आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, वो डीएनए पर जो कोड है, वो कोड और जो है वो वही वो कोड भी जो भी एक्सप्रेस करेंगे उससे प्रोटीन बनेगा, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, तो वो डीएनए अपने को एक्सप्रेस कर सकता है। यदि कुछ एक्सप्रेस नहीं करेगा तो काम का नहीं है, एक्सप्रेस करेगा मतलब काम का डीएनए उठ के। The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with S के। आप सर बैक्टीरिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया इसको, क्योंकि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हायर साइड होता है। बैक्टीरिया में आपने एक बैक्टीरिया में आपने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो बैक्टीरिया 20 में 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, और आपकी कॉलोनी तैयार हो गई। आप कुछ बैक्टीरिया निकाल के आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अब बाकी बैक्टीरिया आपके जीन उनके अंदर प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हैं, आप आसानी से जो है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि आपके क्रोमोसोम नंबर 1, इमेजिन कर रहे हैं कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसको मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके क्रोमोसोम नंबर 1 को के डीएनए को जब तोड़ा गया तो 1000 सेगमेंट मिले, मान लो 1000 सेगमेंट मिले सपोज। हर सेगमेंट को हमने जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के रूप में इस्तेमाल किया हमने, तो 1000 टाइप के बैक्टीरियल कॉलोनी को तैयार किया हमने। हर एक बैक्टीरिया से एक कॉलोनी बन गई, दूसरे बैक्टीरिया दूसरी कॉलोनी बन गई के, तो हमने 1000, हर कॉलोनी आपकी क्रोमोसोम नंबर 1 के एक सेगमेंट को शो कर रही है। मतलब 1000 कॉलोनी है वो आपके क्रोमोसोम नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना। फिर द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेयर बैक्टीरिया एंड ईस्ट के, और इसके लिए हमने बैक्टीरिया और ईस्ट का इस्तेमाल किया के, और इनके जो वेक्टर थे उनको कहा हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। भाई सिंपल सी बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यदि आपने क्रोमोसोम नंबर 1 मैंने एग्जांपल दिया ना कि आपके क्रोमोसोम के डीएनए को आपने काटा,
काटने के बाद आपने प्लाज्मिड में जोड़ दिया और बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है आप ये मत सोचना बोलना, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ की शुरुआत में। प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया में मुख्य जीनोम के अलावा मिलने वाले एडिशनल या एक्सेसरी डीएनए सर्किल होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि जो आपका प्लाज्मिड में आपने ह्यूमन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, आपने क्रोमोसोम के हिस्से को, अब वो वहां प्रेजेंट है, तो वो क्या बन गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बन गया। बेसिकली वो बैक्टीरिया के अंदर का नेचुरल क्रोमोसोम नहीं है, वो बैक्टीरिया के अंदर का वो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बन गया। मतलब एक ऐसा जीन बन गया जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने को, वो था प्लाज्मिड, लेकिन आपका जीन अंदर गया उसमें, तो वो एक प्रकार से इट बिहेव लाइक ए क्रोमोसोम। तो ऐसे आपने ईस्ट के अंदर किया, तो ईस्ट जो है वो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया आपने, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का आपने इस्तेमाल किया पे, ठीक है, क्लियर। फिर अब जो फ्रेगमेंट थे डीएनए के, द फ्रेगमेंट्स वेर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। अब जो देखो, एक तो अब आप बोलोगे भाई हमने जो बैक्टीरियल कॉलोनी इस्तेमाल की, हमने क्यों देखो, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो हमारा जानने का पर्पस था कि कौन से सीक्वेंस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स की बात कर रहे हैं, ठीक। हमने आरएनए से भी किया, हमने डीएनए के फ्रेगमेंट का भी इस्तेमाल किया हमने, तो हम जानना चाहते हैं कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए कौन से प्रोटीन को बना रहे हो, क्रोमोसोम के किस हिस्से से क्या प्रोटीन बन रहा है, ये मालूम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम सीक्वेंस एनोटेशन कर रहे हैं, लाइन से सीक्वेंस को पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। सेंगर ने जो है वो वास्तव में इंसुलिन के अंदर उन्होंने प्रोटीन के इंसुलिन प्रोटीन के अंदर उन्होंने एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बताया था उनके। सेंगर जो है वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो टेक्निक डेवलप की थी कि किसी भी प्रोटीन में आप एमिनो एसिड का सीक्वेंस पढ़ सकते हैं आपके, तो उसी टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया, और इस बार इस्तेमाल किया हमने डीएनए को जानने के लिए के। तो हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर को तैयार किया हमने, जो वास्तव में कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, जो कंप्यूटराइज तरीके से काम करते थे वो, और क्या किया हमने, ये the sequencer were then arranged based on the some overlapping region present in them. This required generation of the overlapping fragment for sequencing. के हमने क्या किया कि हमने जो 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 जो, जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर थे उनका हमने ऐसे इस्तेमाल किया कि ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस को पहचान सके, कि ऐसे सीक्वेंस जो बार बार दोहराए गए हैं उनको ये आइडेंटिफाई कर सके, और लाइन से पूरी की पूरी नाइट्रोजन बेस की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके, किसके बाद कौन सा बेस पेयर वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए आप ना, दीज आर दी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। तो आप देख रहे हैं इसमें ये प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, ऑटोमेटेड प्रिंट आउट ऑफ सीक्वेंस का प्रिंट आउट देखिए आप, ऐसे निकल रहा है, ठीक है। ये जो एनालिसिस है वो कैसे हुआ, इसमें क्या किया आपने, ठीक है, आपने अलग अलग फ्लोरोसेंट देखिए, आपने क्या किया, आपके पास पता आपको होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपने चारों को अलग अलग फ्लोरोसेंट कलर से आपने उसको लेवल कर दिया आपने। देखिए एडेनिन का कलर देखिए, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप देखिए, देख रहे हैं आप, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट के सबका कलर हमने अलग अलग कर दिया हमने के, और हमने फ्लोरोसेंट स्टेन का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, इसका सीक्वेंसिंग रिएक्शन कराया, इसका हमने लेजर से हमने सीक्वेंस को पहचाना, और बाकायदा इसके लिए हमने जो है वो कंप्यूटराइज डिटेक्टर का इस्तेमाल किया हमने, और उन्होंने सिग्नल्स को पहचाना कि जो फ्लोरोसेंट डाई, देखो सिंपल सी बात है कि यदि रेड कलर का है मतलब वहां पर थाइमिन प्रेजेंट है, के येलो कलर का है मतलब ऑरेंज कलर का है ग्वानिन प्रेजेंट है, के ठीक। फिर हमने देखा इसमें कि लाइट कलर का है तो एडेनिन प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं ना, चारों अलग अलग कलर है। तो हमने इसको कलर के, हमने फिर क्या किया, कलर फ्लोरोसेंट कलर को पहचाना हमने। कलर को पहचानने के बाद क्या हुआ, उस कलर को हमने कन्वर्ट किया लैंग्वेज में कि भाई ये कलर तो इस चीज का था, के ये वाला डाई है तो मतलब ये वाला बेस्ट प्रेजेंट है, और हमने सीक्वेंस को रीड कर लिया। देखिए कितना दिमाग लगाया कि कैसे सीक्वेंस को आप पढ़ सकते हैं। और देखिए पूरा का पूरा कलर कोडिंग, देखिए ये आया कलर मतलब एडेनिन था, ये आया ऑरेंज था, ग्वानिन था, रेड आया थाइमिन था, फिर येलो आया, मैंने कहा जो है ग्वानिन प्रेजेंट था, है ना बेटा, देखो पढ़ लिया इसको हमने, ठीक। एंड दिस इज द इंटायर, और ऐसा आता है रिपोर्ट। एंड जब सीक्वेंसर काम करता है ना तो ऐसा प्रिंट आउट निकलता है, ऐसा निकाल के नीचे देखना आप, नीचे आप देख रहे हैं कि क्या रिपोर्ट निकल रही है, ये पूरी रिपोर्ट निकल रही होती है कैसे, बाकायदा ग्राफ। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये उसके फ्लोरोसेंट कलर को शो कर रहा है कि कौन सा फ्लोरोसेंट डाई वहां पर था प्रेजेंट, इसलिए वो वाला नाइट्रोजन बेस वहां पर प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में, है ना इंटरेस्टिंग। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेज
वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, मनुष्य की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को ह्यूमन के लेवल पर पता कर पाना मुश्किल था। तो यहाँ पर हमने स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। दीज सीक्वेंसेज वेर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वेयर असाइन टू ईच क्रोमोसोम के इन सीक्वेंस को पढ़ा गया, पूरे क्रम को जाना गया और हर एक क्रोमोसोम की क्रोमोसोम नंबर 1 के सीक्वेंस क्या है, किस जगह पर क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसको एक नाम दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो है उनके सीक्वेंस को पता लगा लिया हमने, ठीक है। अब द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 was completed only in May 2006. This was the last of the 24 human chromosome, 22 autosome and X and Y to be sequenced. के याद रखिए, सबसे आखिर में क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस हम पूरा कर पाए थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम था, सबसे अधिक जीन यहाँ पर, सबसे अधिक सीक्वेंस यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है, सबसे लंबे सीक्वेंस के अंदर देखने मिले हमें। तो हमने कहा कि सीक्वेंस, क्योंकि देखो क्रोमोसोम का जब हम कैरोटाइपिंग करते हैं ना बेटा, क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं तो सबसे लंबे क्रोमोसोम को सबसे पहले रखते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 इज द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम। तो इसका सीक्वेंस कंप्लीट होता मई 2006, मतलब 3 साल बाद, यानी पूरा प्रोजेक्ट होने के 3 साल बाद इसके सीक्वेंस को कंप्लीट हम कर पाए थे, ठीक है, क्लियर। The another challenging task was assigning the genetic and physical map of the genome. अब दूसरा बड़ा काम ये था कि आपने क्रोमोसोम 1 का पूरा सीक्वेंस जान लिया है, अब उसमें सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर जो सीक्वेंस वो सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रोमोसोम 1 के डीएनए के सीक्वेंस को पता है, आपको वो वाला सीक्वेंस असाइन करना है उसको, कि ये हिस्सा ये वाला जीन है, ये हिस्सा ये वाला जीन इसको बनाता है। तो आपने फिर क्या किया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था कि सारी जानकारी को आपने एक साथ इस्तेमाल किया आपने, और आपने विशेष तरीके इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का आपने इस्तेमाल किया, और आपने कहा कि हमारे पास जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग थे वो ये है, सीक्वेंस एनोटेशन ये। तो आपने दोनों इन्फॉर्मेशन को मैच किया, आपने मालूम चला आपको कि क्रोमोसोम नंबर 1 में जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाता है, ठीक है। दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म of restriction endonuclease recognition site and some repetitive DNA sequence known as microsatellite। इसके लिए माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल किया गया। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए वो होते हैं जिनमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं, बार बार दोहराए गए क्रम होते हैं। इनके इस्तेमाल से हमने पता लगाया कि कौन सा जीनोम सीक्वेंस कहां पर ओवरलैप कर रहा है, और उसको हमने जो है वो सीक्वेंस को मैच कराया हमने कि ये सीक्वेंस से ये वाला प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। अब पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या मिला, जानकारी क्या निकल के सामने कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट। तो सैलेंट फीचर की हम बात करें यहां पे, तो हमने कहा कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं, ठीक है, आंकड़ा याद रखना है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं, और एवरेज जीन, एक एवरेज निकाला हमने हर जीन के लिए, सब जीन का हमने एवरेज निकाला, एक एवरेज जीन में तकरीबन 3000 बेसेस पाए जाते हैं, ठीक है, पर साइज वेरी करता है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा जो जीन है वो है डिस्ट्रॉफिन जीन है, के 2.4 मिलियन बेसेस का है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट के लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन इस डिस्ट्रॉफिन के, सबसे लंबा जो जीन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉफिन जीन है। कौन सा बेटा, वो डिस्ट्रॉफिन जीन है वो, क्लियर, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जीन जो है ह्यूमन बॉडी में 30,000 होते हैं, जबकि पहले साइंटिस्ट मान रहे थे कि 80,000 से लेके 1,40,000 के आसपास ये हो सकते हैं। तो टोटल जीन कितने होते हैं, वो 30,000 निकले। फिर ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एक्जेक्टली सेम इन ऑल पीपल के। तो निग्रो में, व्हाइट में, यूरोपियन में, इंडियंस में, ठीक है, अफ्रीकन में कोई फर्क नहीं है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक समान है के सीक्वेंस, ठीक है। और जो 30,000 जीन जो आइडेंटिफाई किए गए उसमें से 50% जीन के फंक्शन हमको मालूम नहीं है अभी के, यानी 50% जीन काम क्या कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम हमको के। यानी फिर भी हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड बेस के लेवल पे बात करें तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है वो मैच करता है ह्यूमंस को, सभी ह्यूमंस का, के केवल 0.1% का फर्क है के। और उसमें भी हमने जो जीन हमें मालूम है उनमें से 50% जीन के बारे में हमको ये नहीं मालूम कि काम क्या करते हैं उनके। मालूम चला हमें कि हमारे पास लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन के, जो भी हमारे पास जीनोम प्रेजेंट है, जो भी नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है हमारे पास, जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसमें से केवल 2% के आसपास जीनोम का हिस्सा ऐसा है जो प्रोटीन को कोड करता है। ओनली 2%, केवल 2% जीनोम ऐसा है का हिस्सा ऐसा है जो प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है।
रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम के मनुष्य के जीनोम में जो रिपीटेटिव डीएनए है वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, उठ के बड़ी संख्या में होते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए। अब ये क्या होते हैं, मैंने कहा जो दोहराए जाने वाले क्रम होते हैं वो डीएनए के वो सीक्वेंस होते हैं दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, कई बार वो दोहराए गए होते हैं, समटाइम्स 100 बार या थाउजेंड्स बार टाइम भी हो सकते हैं। दे आर थॉट टू बी हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक्स एंड द इवोल्यूशन के। पर याद रखिएगा ये रिपीटेटिव डीएनए जो होते हैं ये कोई कोडिंग फंक्शन नहीं करते, कोई प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनकी मदद से हम जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, इनकी मदद से हम जान सकते हैं कि इवोल्यूशन में किसके बाद कौन सा जीव बना होगा। कोई कारण ये है कि जिन जिन जीवों के रिपीटेटिव सीक्वेंस एक समान है वो तकरीबन ऐसा मान लीजिए वो अधिक क्लोज होते हैं वो, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इवोल्यूशन पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे हमको जानकारी देते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 पर सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं 2968, वेरी वेरी आईएमपी। क्रोमोसोम नंबर 1 पर सबसे अधिक जीन होते हैं 2968 के, और वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन होते हैं 231। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नीट के लिए बेटा, क्या क्लियर, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, ठीक है। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस, वैज्ञानिकों ने 1.4 मिलियन लोकेशन पता लगाया जहां पर केवल एक नाइट्रोजन बेस का फर्क है। सोचिए कि वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन पता लगाई हैं जो ऑलमोस्ट समान है, केवल एक नाइट्रोजन बेस का फर्क है, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, स्निप्स कहते हैं इसको, वेरी वेरी वेरी। तो ये स्निप्स क्या होता है ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जामिनर के, देखिए इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के, तो याद रखिएगा 19 जो है वो आपने, मैंने कहा ना आपसे कि 99.9% डीएनए जीनोम नाइट्रोजन बेस एक समान होते हैं ह्यूमंस में के। फिर मैंने आपसे क्या कहा आपसे कि 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं मनुष्य के जीनोम में, 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं, तकरीबन 14 लाख लोकेशन ऐसे हैं जहां पर केवल एक नाइट्रोजन बेस का फर्क होता है, ठीक है ना। दिस इंफॉर्मेशन promises to revolutionize the process of finding the chromosomal location for disease isolate sequence and tracing the human state के। और याद रखिएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस क्या होते हैं, कहां पर वेरिएशन देखने मिल रहा है, किस तरह के जीन का कहां पर प्रेजेंटेड के, तो इससे हमें बहुत सारी इवोल्यूशन की जानकारी मिलती है। हमें यही पता चलता है इसमें कि किस बीमारी में किस सीक्वेंस में क्या परिवर्तन हमको देखने मिल रहा है के। तो हम क्या करते हैं उनमें जो वेरिएशन होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नॉर्मल सीक्वेंस हमको पता है तो नॉर्मल्स का हम एबनॉर्मल से मैच करते हैं, और एबनॉर्मल मालूम चलता है हमको अच्छा इस जगह पे ये सीक्वेंस है इसलिए इस आदमी को कैंसर है के, तो हम उस डेटाबेस को फिर जानकारी को फिर स्टोर कर लेते हैं के। हमको पता है नॉर्मल सीक्वेंस ये होना चाहिए और इससे यदि कोई वेरिएशन आएगा तो ये बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या उपयोग है, मैंने आपको देखो एक तो मैंने एप्लीकेशन आपको दिखाया खुद एग्जांपल के, एनसीईआरटी तो बहुत सालों पहले लिखी गई है और मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया कि मैं कैसे इसको यूज कर रहा हूं। इसके डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम के। इसकी मदद से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है, जीन कैसे अपने को एक्सप्रेस करते हैं, कौन से प्रोटीन किन सेल्स में बनते हैं, क्या उसका यूटिलिटी ये मालूम चल पा रहा है हमको, ठीक है। दिस इनॉर्मस टास्क will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied discipline in both the पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड के। आज जरूरत इस बात की है कि, और वास्तविकता ये जब एनसीईआरटी लिखी गई कुछ सालों पहले तब ये चीज बात से आज वास्तव में कई हजारों वैज्ञानिक जो है वो हजारों वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, पूरे यूएसए के अलग अलग लेबोरेटरीज के अंदर, इंडिया में कई लेबोरेटरीज के अंदर के, लाइफ साइंसेज लेबोरेटरी के अंदर, चाहे वो बायोकॉन का हो, टाटा का लाइफ साइंसेज का हो, जहां पर इन सीक्वेंसेस को समझकर बीमारियों को समझने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। One of the greatest impact of having human genome sequence may well be enabling a radically new approach of to biological research। मैंने कहा ना आपसे कि आज हम बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं, आज हम उन मॉलिक्यूल्स को पता लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कोई चीज है, कोई केमिकल है, उस केमिकल का जीनोम पर क्या असर पड़ेगा उसका भी हम स्टडी कर पा रहे हैं इसके। तो हम फूड, कोई फूड जो है वो हमारी बॉडी पे क्या असर डाल सकता है। हम आज कहते हैं कि टमाटर खाओगे एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे ये होगा, इस फूड को खाने से कैंसर नहीं होता है, इस फूड को खाने से कैंसर हो सकता है। तो ये जानकारी कहां से मिल रही है हमको, ये जानकारी हमको जो भी केमिकल, टॉक्सिक केमिकल उसका जीनोम के साथ में क्या संबंध है वो पता लगा पा रहे हैं, ठीक है।
In the past, researchers studied one or few genes at a time with whole genome sequence and new high through output technologies. We can approach questions systematically and much broader scale. मैंने अभी दिखाया आपको कि आज हम ब्लड का सैंपल निकालते हैं और पूरा जीनोम में पता लगाते हैं क्या खा सकते हो, क्या दवा चलेगा आपको। जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया ना, ये छोटा रिपोर्ट के, इसके अलावा ये ऐसे ही रिपोर्ट कैंसर का बनता है, ऐसे ही रिपोर्ट जो है वो जितनी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में सब मेडिसिन कंपेयर कर दी जाती है। तो ये जो रिपोर्ट जो दिखाया था आपको, इसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 14,000 के आसपास का इसका कॉस्ट होता है। लेकिन बाकी जो ये ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास में जो है वो पूरी जानकारी मिल जाती है हर लेवल पर जीन की, ठीक है, जो प्रेजेंट कॉस्ट है मार्केट में, ठीक। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स ऑफ द जीनोम, for example all the transcript in a particular tissue or organ or tumor and how tens of thousands of genes and protein work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life। के आज हम जो है वो हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है कि यदि इंफॉर्मेशन पूरा हम सही से पढ़ लें तो हम ये समझ जाएंगे कि जी की हमारी सेल्स कैसे काम करती हैं, कैसे प्रोटीन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मेटाबॉलिक टर्नओवर जो होता है, बायोमोलिक्यूल जो बदलते रहते हैं आपस में वो कैसे बदलते हैं, कैसे कोई एंजाइम काम करके अपना काम शुरू करता है, कैसे किस एंजाइम के काम करने की शुरुआत होती है और कब वो काम पूरा कर सकता है के। तो हमारे एंजाइम की इफिशिएंसी, हमारे डीएनए के प्रोटीन बनाने का तरीका, एवरीथिंग कि किस इंडक्शन से कौन सा एंजाइम कब बनेगा और कितना बनेगा, ये एवरीथिंग वी कैन एनालाइज के। तो हम पता लगा सकते हैं कि मान लो कोई एक जीन है, जिस जीन को हमने कहा जिस जीन के में प्रॉब्लम होने पर कोई जेनेटिक डिजीज हो रहा है या कैंसर हो रहा है, उस जीन को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कौन सा प्रोटीन जो है वहां नहीं बन पा रहा, जिस प्रोटीन को हम सप्लाई करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आज इस प्रोजेक्ट से निकाल पा रहे हैं। और आपको क्या लगता है जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो बहुत छोटा कह रहा हूं कि वैज्ञानिक मेरी सोच के बाहर है, वैज्ञानिक जिस लेवल पे काम कर रहे हैं इस पर वो मेरी सोच के बाहर है कि वो आज ह्यूमन जीनोम में क्या बेटरमेंट होता है, कौन से जीन को हम और इंप्रूव कर लें, हम कौन से जीन को और इंप्रूव कर लें, मतलब कुछ जीन को हम और इंप्रूव कर लेंगे तो क्या ह्यूमन में बेटर कैरेक्टर हो जाएंगे, इस पर भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड आप एक बात जरूर कीजिएगा कि ये जो मूवी है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर ये मूवी है, इस मूवी को जरूर देखिएगा। टाइटल इसका सीक्रेट्स ऑफ डीएनए, आप गूगल भी करेंगे, यूट्यूब पर आप सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा आपको सीक्रेट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये मूवी जो है बायोमेंटर्स लिखिएगा, बायोमेंटर्स सीक्रेट्स ऑफ डीएनए, तो आपको ये मूवी मिल जाएगा के। इट इज जो है वो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर के। ये हमारा ही चैनल है जिसमें कि एनसीईआरटी पर बेस्ड मूवीज को हम तैयार करते हैं। कुछ दिनों से हम तैयार नहीं कर पाए, थोड़ा बिजी शेड्यूल के था इसलिए, लेकिन अब जो है वो लगातार इस पर मूवीज लगातार रिलीज होंगी इस पर, और इसी पर हार्ट कनेक्ट सीरीज भी चलता है। तो जो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म है, दिस इज वन ऑफ द चैनल जहां पर हम एनसीईआरटी को हम फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आप जो है वो उसको देखकर आपको रटना ना पड़े, देख के आप विजुअल उसमें देख के आप चीजों को समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो यहां पर हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा होता है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और पूरे जोश के साथ। देखो अभी मैं इतना लंबा लेक्चर हुआ, इस लेक्चर में मैं एक बात आपको कह दूं कि इसमें लेक्चर के दौरान ही चीजों को समझने की जरूरत थी। आप बातें पढ़ेंगे तो आपको बड़ा बोर लगेगा पढ़ने में, तो इसलिए चीजों को बड़े ध्यान से समझा कीजिए। और हमेशा कई बच्चों का बना सर आपके लेक्चर में आप जो है वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हो। एक्चुअली बेटा मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज होती है ना, वो उस चीज की अपनी एक उसका एक डेप्थ होता है, उसे समझने के लिए यू शुड हैव एग्जांपल्स, यू शुड गो इन डिटेल्स के, तो चीजें समझ में आएंगी। और ऐसे फोरा तो सब कुछ शब्द में लिखा हुआ है, कोई आदमी आएगा 1 घंटे पूरा मल्टी मैसेज करके चला जाएगा आपको उठ के। अब आप जानिए, आपका काम जानिए चैप्टर को हमें, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत सालों से रहे, बहुत दिनों से, पर शायद से हम पढ़ाई को महसूस पहली बार जिंदगी में कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम लाइफ में हम महसूस कर रहे हैं, करेक्ट फील कर रहे हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं उसको के। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.